सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही किसी भी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग का लास्ट सेशन रहने वाला है एमटीएस के लिए, जो हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किया था। तो 90 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। उसमें जो लास्ट के 60 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अभिजीत, अरुण, कंचन, राम राम, अभय, राजावत। चलिए तो स्टार्ट करें फिर। फर्स्ट डे ही है मेरा एग्ज़ाम। अच्छा, धन्यवाद शर्मा जी। चलो स्टार्ट करें फिर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भरत भारती शिवाजी एंड कनक रेले आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ 1 मिलियन पर फेस रिवील। अच्छा, चलिए तो स्टार्ट करें फिर। तो पहला क्वेश्चन है, भारती शिवाजी और कनक रेले ये किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो हम लोगों ने किस तरह से याद किया था कि मोहिनी गोपी के कान में जाके सुना। ठीक है, गोपी के कान में सुना, इस तरह से हम लोगों ने इसकी ट्रिक याद करी थी। तो गोपी से गोपिका वर्मा, कान से कनक रेले, ठीक है, कनक रेले, और सुना से सुनंदा नायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी अट्टम। ठीक, अब कनक रेले जी की रिसेंट में भी ध्यान रखना डेथ भी हुई थी। और मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो इसको हम डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, डांस ऑफ एन्चेंट्रेस के नाम से जाना जाता है। और ये जो पर्टिकुलर क्लासिकल डांस है, किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? केरल का। और ये जो है लास्ट से फॉर्म को ज़्यादा डिनोट करता है। हमें पता है कि जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस है उसमें दो फॉर्म ऑफ डांसिंग होती है, एक लास्ट से बोलते हैं इसको और एक को तांडव बोलते हैं। तो ये लास्ट है, दैट इज़ जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है। बिकॉज इस डांस में हमें पता है कि किसने, जो विष्णु भगवान थे उन्होंने ये मोहिनी यानी कि एक लड़की का अवतार रख के डांस परफॉर्म किया था। तो वही है मोहिनी अट्टम। ठीक है, आगे बढ़ें। अर्जुन सिंह धुर्वे बिलोंग टू विच कम्युनिटी? पंथी, बैगा, कलबेलिया या फिर पंडावनी? तो अर्जुन सिंह धुर्वे जी की अगर बात करें तो इनको पद्मश्री अभी रिसेंट में मिला। और पद्मश्री कब मिला इनको? इतना भी रिसेंट में नहीं मिला, 2022 वाला मिला, लेकिन एसएससी के हिसाब से काफ़ी रिसेंट है। ठीक है, वही करंट अफेयर है इसके लिए। तो पंथी इसका सही आंसर नहीं होगा। पंथी की अगर हम बात करें तो पंथी में आ जाएगा आपका, जैसे कि एक तो हमने नाम पढ़ा था किसका, राधे श्याम बरले जी का। ठीक है, राधे श्याम बरले, ये कहाँ का है पंथी? ये आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। बैगा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं अर्जुन सिंह धुर्वे। कलबेलिया की अगर बात करें तो ये एक राजस्थान की ट्राइब है जो कलबेलिया डांस को परफॉर्म करती है। और इसके एक फेमस एक्सपोनेंट है, उनका नाम बताइए जिनका नाम जी से स्टार्ट होता है। पंडावनी से मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक तो तीजन बाई जी का, इनको कौन सा अवार्ड मिला था 2019 में, जरा बताएंगे? एक तो तीजन बाई और एक हमने पढ़ा था उषा बरले। ये भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है ये। ठीक है, और कलबेलिया से एसोसिएटेड हैं गुलाबो सपेरा जी, गुलाबो सपेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेवलेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर? तो जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसमें कौन सा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी देखने को मिलती है? स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल या फिर सीजनल? उषा बरले सही है। पद्म विभूषण बिल्कुल सही है। पद्म विभूषण मिला था तीजन बाई को 2019 में। और 2019 में ही किसको भारत रत्न मिला था? जो कि असम से बिलोंग करते हैं, उनका नाम बताइए। तो विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रेवलेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर? तो देखिए डिफरेंट टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी होती हैं। स्ट्रक्चरल संरचनात्मक बेरोजगारी उस टाइप की बेरोजगारी को बोलते हैं जहाँ पे स्किल गैप होता है। जैसे कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से वो लोग जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज नहीं है वो उनका जॉब चला जाएगा।
तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलेंगे। नहीं, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस होने की वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो वो स्ट्रक्चरल होता है, संरचनात्मक। साइक्लिकल जो है ये यूजुअली हमको रेसेशन के पीरियड के टाइम पे देखने को मिलती है। जब रेसेशन क्या होता है, रेसेशन होता है जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे देखा था कि काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी। तो ये जो रेसेशंस हैं, जो मंदी है इकोनॉमी में, जो ये इकोनॉमिक डाउनटर्न है, ये पूरे ही हम बोल सकते हैं वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर वर्ल्ड के एक ग्रेटर पार्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोविड के टाइम पे सिर्फ ऐसा नहीं इंडिया में जॉब गई, इंडिया में ही जॉब गई, अक्रॉस द वर्ल्ड जॉब गई लोगों की। तो वो रेसेशन है जो माना जाता है कि एक सर्टेन टाइम या फिर सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वो आता है। साइक्लिकल। फ्रिक्शनल होता है, इसको हम वॉलेंट्री या फिर सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। फ्रिक्शनल में होता ये है कि जैसे आप बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए कुछ टाइम के लिए जब अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। या फिर आप अपनी मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड है, जैसे कि अगर मेरे पास नौकरी है लेकिन मैंने उस नौकरी से रिज़ाइन कर दिया या फिर कुछ टेम्प्रेरी लीव ले लिया सो दैट कि मैं बेटर जॉब के लिए लुक आफ्टर कर सकूं, तो वो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जैसे आप कई लोग होते हैं कि भाई सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन हो भी जाता है लेकिन वो उनको जो डिज़ायर्ड पोस्ट होती है फिर लोकेशन होती है उसमें नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा सा टाइम के लिए क्या ले लेते हैं, लीव ले लेते हैं और फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। फिर जिनका सीजीएल हो जाता है तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा जो है टाइम के लिए लीव ले लेते हैं। तो उस टाइम के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। सीजनल इसका सही आंसर होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया के पूछा है, ठीक है। अब जो सीजनल होता है दैट इज़ जो मौसमी बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं साइक्लिकल का ही एक सब पार्ट में बोल सकता हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान रखिएगा। अब सीजनल का मतलब आपको समझ में आता है जैसे कि जब बुआई का समय है तो जिनको जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उनके पास वो है, कटाई का जब समय है तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड है, तो इसी को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चरल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक और टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है और उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जब आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होता है, यानी कि जितने वर्कर्स हमें चाहिए उससे ज़्यादा अगर कहीं पे काम करें। जैसे कि एक एग्रीकल्चरल का एग्जांपल लें कि फील्ड है, एक ज़मीन है, एक खेत है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनमें से अगर हमने 2 को निकाल भी देता हूँ फिर भी, ठीक है, मान लेते हैं 2 को मैं निकाल भी दूँ फिर भी जो प्रोडक्शन हो रहा था यहाँ से इस फील्ड से वो उतना ही हो रहा है, वो कांस्टेंट है, वो घटा नहीं है अभी। दैट मीन्स कि ये लोग बस फावड़ा चला रहे थे, खुरपी चला रहे थे, बस दिख रहे थे कि यार लगे हुए हैं खेत में, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ काम नहीं कर रहे थे देखा जाए एक तरह से। तो इसको डिसगाइज का मतलब होता है जो होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर से आपको ये याद आना चाहिए कि एग्रीकल्चरल सेक्टर ही इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, बेरोजगारी देता है, रोजगार देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसी का ही है। तो इसी से ही हमें साफ पता चल जाता है कि ऐसा क्यों है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है कि हमें लग तो रहा है कि काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में निकल के नहीं आता है। वहीं अगर हम बात करें सर्विसेज सेक्टर की, जो सर्विसेज सेक्टर होता है जिसको कि हम टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे कम लीस्ट लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसका निकल के आता है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और जीडीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक नेशनल इनका का कॉन्सेप्ट है। और इसमें अगर हम डिप्रिसिएशन को घटा दें, अगर इसमें हम भूपेन हज़ारिका बिल्कुल सही है अभी काफ़ी टाइम ठीक है, हाँ, तो भूपेन हज़ारिका जो हैं असम से हैं और उनको ही भारत रत्न मिला था 2019 में। तो जीडीपी में अगर हम डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी, दैट इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि जीडीपी क्या होता है, आपका वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, उसको जीडीपी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन है आपके लिए एंड दैट इज़ कि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जो प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है जीडीपी डिफ्लेटर को, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब ये बात आती है कि ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या होता है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है इसको हम कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस पे, इसको करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। वहीं रियल जीडीपी को एक कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, एक बेस ईयर मान के कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे रियल जीडीपी जो होती है इट इज़ एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, यानी कि इससे इन्फ्लेशन हटा हुआ है।
इससे इन्फ्लेशन हटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लेबांग बुमानी कहाँ का हार्वेस्ट डांस है? यानी हार्वेस्ट डांस का मतलब ये हुआ जब फसल की कटाई होता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। लेबांग बुमानी मिजोरम, त्रिपुरा, असम या फिर मेघालय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था बीजू पटनायक जी, है ना, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, तो हार गए, तो वो त्रिपुरा गए और वो गरियाने लगे सबको, ठीक है। तो गरिया याद रखना है। और माता, ठीक है, गरियानी, तो गाली कई तरह की होती हैं, तो ठीक है, समझ रहे हैं। तो मई माता, तो बीजू गरिया, मतलब याद करने के लिए, दिल पे मत लेना, ठीक है। गरिया, बीजू, मई माता और हई हक और होजागिरी। जो होजागिरी फेस्टिवल, इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? इसको जो रियांग ट्राइब है ना वो सेलिब्रेट करती है, रियांग। वहीं अगर हम हई हक की बात करेंगे तो इसको जो मसलूम कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है। क्लियर। वहीं असम की बात करें तो असम की तो अभी मैंने रील भी डाली थी, और इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के मारा क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। तो बिहू, 3 तरह का बिहू होता है, वो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो 3 तरह का बिहू होता है। एक तो माघ बिहू जो जनवरी के टाइम पे होता है, और आपका बोहाग बिहू जिसको रंगाली बिहू के नाम से जानते हैं, चैत्र के महीने में होता है। और एक होता है काटी बिहू जो अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। और इसके बाद असम की बहू ने बाइको, तो बाइको से बाइखो फेस्टिवल और बैशागो फेस्टिवल। पटक से दहिंग पटकाई फेस्टिवल। और अली के अब्बू के साथ, ठीक है, तो अली लिगांग फेस्टिवल, अम्बू बाची मेला, मैं दम मैफी फेस्टिवल, ठीक है, रोंगकेर फेस्टिवल जिसको कि करबी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। तो ये सारे असम के हैं। मेघालय की जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो मेघालय पे आई थिंक मैंने क्वेश्चन तो रखा हुआ है आगे, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन है, ठीक है, कोई नहीं। तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज दी गॉड ऑफ गटम, हु इज़ ही इन दी प्रीसीडिंग लाइन। ये तो वही टाइप हो गया जैसे हमारे स्कूल में कुछ छपरी टाइप के लड़के आते थे, वो अपने बैग में ऐसे लिखवा रहे, मतलब खुद ही लिखते थे, ही इज़ ऑसम, ही इज़ मी, ऐसे करके। तो खैर, ही इज़ ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ घटम, हु इज़ ही, मतलब मैं छपरी इनको बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हमारे लेजेंड हैं घटम के, वो हैं उस कौन, TH विनायकरम, जिनको कि विक्कू विनायकरम के नाम से जाना जाता है। बुंदू खान तो हमें पता है ये सारंगी से एसोसिएटेड है। कैसे हमने याद किया था इनके बारे में कि राम जी ने सबरी के बेर खाए बूंद बूंद करके, तो पंडित राम नारायण, सबरी खार, बुंदू खान, उस्ताद लतीफ़ खान, ये सब सारंगी के एक्सपोनेंट है। रविशंकर जी किसके एक्सपोनेंट है, ज़रा बताएंगे कमेंट में? सितार से। और सितार से सारे नाम हमने जो याद रखे थे उसमें एक और नाम जोड़ लीजिएगा, जैसे कि अरविंद पारिक, शायद मैंने नहीं बताया ये, अरविंद पारिक, ये नाम याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की अगर बात करें तो ये आपको पता है, सहनाई, और सहनाई के बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इनको भारत रत्न कब मिला था, इनको और इनको दोनों लोगों का बताना ज़रा, ठीक। चलो, तो और घटम किस तरह का एक्सपोनेंट है? जैसे घड़े के टाइप का होता है, जैसे घड़ा होता है ना, तो वैसे टाइप का होता है ये। रविशंकर जी की अगर बात करें तो इनको 1999 में मिला था, 1999 में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्रैमी फॉर द वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम। इनके भाई का नाम है उदय शंकर, जो कि फ्यूजन डांस या फिर हाई फॉर्म ऑफ डांस के लिए जाने जाते हैं। इनकी बेटी अनुष्का शंकर हैं, जो कि सितार वादा की। इनकी जो पहली वाइफ थी उनका नाम अन्नपूर्णा देवी थी, अन्नपूर्णा देवी था। वो सारंगी से सारंगी बोल रहा हूँ। अन्नपूर्णा देवी की जरा बताइए जल्दी से किससे एसोसिएटेड थी? अन्नपूर्णा देवी, तो ध्यान रखना ये एसोसिएटेड थी आपकी सुरबहार से, ये आई थिंक मैंने नहीं बताया, तो सुरबहार से। इनके जो गुरु थे पंडित रविशंकर के, वो अन्नपूर्णा देवी के फादर थे, या फिर इनके पहले ससुर हम बोल सकते हैं रविशंकर के। तो वो थे अलाउद्दीन खान, जो मैहर घराने के फाउंडर थे। और वो किससे एसोसिएटेड थे ये आपको बताना है। उन्हीं के यानी अलाउद्दीन खान के बेटे या फिर अन्नपूर्णा देवी के भाई थे। कौन? ये थे एक सरोद के एक्सपोनेंट, उनका नाम था अली अकबर खान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अली अकबर खान, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। और बिस्मिल्लाह खान जी को कब मिला था? 2001 में मिला था, 2001 में। MS गोपाल कृष्णन मास्टर्ड बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ही वॉज द मास्टर ऑफ। तो किसके मास्टर थे ये? सारंगी के थे, वॉलिन के थे, सितार के थे, फिर संतूर के थे। सरोद वादक थे, बिल्कुल सही है, सरोद वादक थे, बिल्कुल सही है। परमार जी के बाश 3.2 कंटेन्स नोट्स ऑफ PYQ पार्ट 4 और नॉट, प्लीज टेल मी नो। यस दे विल, हर्षाद सिंह, ठीक है, तो उसमें होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? वॉलिन। सारंगी के एक्सपोनेंट तो मैंने आपको बताई दिए, सितार के भी देख लिए, संतूर के तो हम लोगों ने कैसे याद किया था? संत लोग जो होते हैं वो शिव जी के भजन गाते। तो शिव कुमार शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी, इनके बेटे राहुल शर्मा जी,
और क्या गाते हैं, भजन गाते हैं, शिव जी के भजन, तो भजन सोपोरी, तो ये संतूर के एक्सपोनेंट है। अतला टड्डी, अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन अलाइक टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ देवी गौरी फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ एंड अ सूटेबल ग्रूम रिस्पेक्टिवली सेलिब्रेटेड इन। अतला टड्डी जो देवी गौरी, अच्छा गौरी जी के लिए ही, जिनको हम पार्वती माता का ही मतलब एक दूसरा नाम है, हम बोल सकते हैं अवतार है, तो इनके लिए ही एक, इनको सेलिब्रेट करने के लिए फिर शिव पार्वती जी के लिए एक फेस्टिवल होता है जिसको कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसका नाम बताएंगे, ये कौन सा फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो आंसर इसका होगा अटला टड्डी, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होता है आपका अटला टड्डी। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ का एक फेस्टिवल होता है जिसको हम बस्तर दशहरा के नाम से जानते हैं। एक फेस्टिवल होता है जो बस्तर गौंचा के नाम से जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में ही होता है। मड़ई फेस्टिवल यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आप हरेली फेस्टिवल याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान और एमपी में होता है आपका गंगौर, जो कि मेनली शिव और पार्वती जी को डेडिकेटेड होता है गंगौर, ठीक है। बाकी तो मध्य प्रदेश के हमने और भी याद किए थे, जैसे कि खजुराहो फेस्टिवल होता है यहाँ पे आपका कालिदास सम्मान वो होता है महोत्सव, लोकरंग फेस्टिवल होता है, और आपका पंचमढ़ी महोत्सव होता है यहीं पे मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। केरल के फेस्टिवल को हम कैसे याद रखते हैं? तो केरल के फेस्टिवल को हम याद रखते हैं कि पूरन और वासु, ठीक है, दो लड़के थे हुए, तो पूरन और वासु, तो पूरन से थ्रिसुर पूरम, वासु से विशु। दे बोथ आर एट पेन, तो दे से थेयम फेस्टिवल, आर से अरट्टू फेस्टिवल, ठीक है, आर एट अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, आर एट पेन, पेन से पेनकुनी फेस्टिवल। वडक्कुम नाथ टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। दे आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस, तो वल्लम कल्ली बोट रेस एट ओनम, तो ओनम के दिन ये बोट रेस हार गए, तो ओनम फेस्टिवल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। बाकी उड़ीसा के भी आगे देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है ये आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो इनमें से हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? और जैसे कि चलो आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय इंडिया। तो अभी मेघालय के बारे में आपको बता रहा था, तो चपचार कुट की अगर बात करेंगे तो चपचार कुट तो नहीं है। चपचार कुट कहाँ का है? जहाँ पे चपचार कुट, मीम कुट, बिस कुट, ये सब कहाँ के? मिजोरम के, ठीक है, मिजोरम। सनबर्न गोवा का, ठीक है, अंग्रेजी टाइप नाम है, सनबर्न हो गया। सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल हो गया। और आपका और कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा? एक फेस्टिवल है जिसको कि हम मड फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या आ जाए बताइए? यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल होता है जिसको हम मेड फेस्ट के नाम से जानते हैं? फिर अगर हम बात करें हॉर्नबिल, तो ये सबको पता है कि कहाँ पे नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको नागा ट्राइब भी सेलिब्रेट करती है। और हमने याद कैसे रखा था कि बिल में नाग लोग रहते हैं और शक्कर, ठीक है, बोलते हैं नागिन से कि आओ यहाँ पे शक्कर पड़ी हुई, शक्कर तो सभी समझते होंगे ना, चीनी, ठीक है, तो शक्करनी, और उसमें मुंह डाल के खाओ, ऐसे करके वो बुला रहे हैं। तो मॉत्सू हो गया। मॉत्सू को कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? आओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है। नोंगक्रेम, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही फेस्टिवल है मेघालय का, और दैट इज़ नोंगक्रेम। अगर हम बात करें मेघालय की, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश की इस तरह से गोद में हमें दिखता है कि बैठा हुआ ये राज्य, गारो, खासी और जैंतिया। अब गारो, खासी और जैंतिया की अगर हम बात करें, तो ये जो गारो ट्राइब है ये सेलिब्रेट करती है वंगाला फेस्टिवल को। ये खासी जो ट्राइब है ये सेलिब्रेट करती है किसको? यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये आपकी गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 फेस्टिवल हैं आपके। पहली बात तो ये कि जो गारो फेस्टिवल, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 3 आपकी ट्राइब हैं। गारो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है? तो गारो ट्राइब सेलिब्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं वंगाला, ठीक है। वंगाला फेस्टिवल को और हम किस नाम से जानते हैं? खासी की अगर हम बात करेंगे तो नोंगक्रेम, तो इसको हमने ऐसे याद किया था कि भाई अगर आप, है ना, नंगे कर्म करोगे, मतलब नंगे में जो छोटे बच्चे ऐसे नहीं नहाने लगते हैं बारिश होते ही, तो उनको खांसी हो जाती है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जैंतिया की अगर बात करेंगे तो वंगाला, नोंगक्रेम और जैंतिया आपकी बहदीन खलाम जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करती है कौन? जैंतिया ट्राइब, क्लियर। तो नोंगक्रेम कौन कर रही है? खासी ट्राइब सेलिब्रेट कर रही है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि खासी का जो हिल्स हैं इसी में ही सिचुएटेड है आपका मौसिनराम। ये वही मौसिनराम है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है इंडिया में, क्लियर इतनी चीज़? यहाँ तक सभी को क्लियर? और बस, हाँ, फुगड़ी नहीं होगा ना? अच्छा, इसका मड फेस्टिवल फुगड़ी नहीं, ना, चीकल कालो फेस्टिवल होता है सर इसका फुगड़ी नहीं होगा, मैं बता दूं, ठीक है, चीकल कालो होगा, ठीक है। और यहीं का फेस्टिवल होता है ग्रेप एस्केपेड होता है। अच्छा ये बताना, सूला वाइन यार्ड ये कहाँ पे होता है?
सूला वाइन यार्ड फेस्टिवल ही है एक तरह का, ये कहाँ पे होता है? अगला है, एक सेकेंड, ठीक, अगला है इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रीज वर डाइवर्सिफाइड। कौन सी औद्योगिक नीति में इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? पहले इसका आंसर दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सूला वाइन, ऐसे याद कर लो, वाइन यानी जो शराब होती है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ बनती है? नागपुर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंजेस वगैरह ऐसे करके याद कर सकते हो, ऑरेंजेस वगैरह यहाँ पे काफ़ी रहते हैं ना नागपुर में, सॉरी नहीं, नासिक में होता है ये, ठीक है, नागपुर में नहीं, ये आपका नासिक में होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, चलो अब आगे ही बात करते हैं। इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रीज़ वर डाइवर्सिफाइड, तो किस में इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ही इस पर आपका क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा, कल ही इसमें क्वेश्चन आया है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 1948 में आई थी, 1948 में, ठीक है। कब आई थी? 1948 में। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। अगर आपसे पूछेगा कितने ग्रुप्स में, तो 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन अगर हम बात करें तो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 में आई थी, जिसको कि इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पे 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया था, 3 अनुसूचियों में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज़ थीं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही मैनेज करेगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरी तरह से होंगी। शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज़ रहेंगी जिनको मैनेज तो गवर्नमेंट करेगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स की भी हेल्प ले सकता है थोड़ी सी। और जो बच गई सारी इंडस्ट्रीज़ वो आपके इसमें आएंगी। इसमें कितनी इंडस्ट्रीज़ थी कोई बताएगा? शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज़ थी, शेड्यूल बी में कितनी थी, शेड्यूल सी में तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, जितनी बच गई थी वो सब शेड्यूल सी में थी। शेड्यूल ए की इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट आपकी इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, रेलवे हो गई, ये सारी इसमें पड़ी हुई थी, ठीक है। 20 रुपये भेजे नीतीश गिरी ने, क्यों भाई, ऐसा क्यों? एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, ये सब था इसमें, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें कितनी इंडस्ट्रीज थी, तो इसमें टोटल 17 इंडस्ट्रीज थे, सारे 17 हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल बी में आपके जो मतलब गवर्नमेंट मैनेज करेगा बट प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प ले सकता है, ये 12 इंडस्ट्रीज थी और बच गई सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत में लाइसेंस राज का मतलब है कि, अब मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि लाइसेंस राज का मतलब है कि अगर किसी को प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप करनी है, जैसे मुझे उस समय इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा और तभी मैं इंडस्ट्री सेटअप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से स्टार्ट हुई थी। सेकेंड वाले में एकदम पीक में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एकदम और स्ट्रेंथन कर दिया गया था उस लाइसेंस राज को। और ये लाइसेंस राज ख़त्म कब हुआ था बताइए ज़रा? लाइसेंस राज ख़त्म कब हुआ था? जब हम लाए थे LPG रिफॉर्म्स, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये लाइसेंस राज इंडिया में एंड होता है इन द ईयर 1991, जब LPG रिफॉर्म्स को लाए जाते हैं। PV नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमें पता है कि उस समय हमारा BOP का क्राइसिस हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी भुगतान संतुलन का क्राइसिस झेलना पड़ा था। तो IMF के पास गए थे और IMF ने जब हमें बेल आउट किया था, मतलब पैसा दिया था, तो ये शर्त पे दिया था कि आप LPG रिफॉर्म्स, मतलब ये इस तरह का कुछ रिफॉर्म करिए, अपनी इकोनॉमी को लिबरेट करिए। लिबरेशन का मतलब ये होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंट्रीज़ जो कर रही हैं, तो उसको बढ़ावा दीजिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है अपने देश में प्राइवेट प्लेयर्स को भी खेलने का मौका दीजिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपनी इकोनॉमी को बाकी से कनेक्ट करिए, यानी बाकी देशों के इकोनॉमी से। डूरंड कप वॉज फाउंडेड इन द ईयर डैश इन शिमला। और ये ध्यान रखना, आखिरी भारत की जो औद्योगिक नीति आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, वो साल 1991 में ही आई थी, 1991 में, तब से कोई नहीं आई। डूरंड कप कब खेला गया था शिमला में? पहला डूरंड कप, मतलब इसकी मतलब फाउंड ही तभी हुआ था ये, तो ये 1888 में। किस खेल से इसका संबंध है डूरंड कप का, ये आपको बताना है। प्लस इस कप से और कौन, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट से और कौन कौन से कप्स या ट्रॉफीज़ एसोसिएटेड हैं। फिर आपको बताना है कि देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित? देवधर हो गया, दिलीप हो गया, रणजी हो गया, ईरानी हो गया, ये सब किससे एसोसिएटेड हैं, ये आपको बताना है। प्लस आपको ये बताना है कि जो हॉकी खेल होता है उससे कौन कौन सी ट्रॉफीज़ एसोसिएटेड हैं, ठीक। और ये बताना है कि FTX क्रिप्टो कप, ये किससे एसोसिएटेड है? FTX क्रिप्टो कप। हिंट आपके लिए है कि इस पे स्पोर्ट्स पे अभी मैंने कल ही एक रील डाली है आपकी, बताइए आप। तो डूरंड कप की अगर बात करें तो ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है।
और फुटबॉल से और कौन कौन से हमारे एसोसिएटेड हैं, जैसे कि रोवर्स कप हो गया, मेडगा कप हो गया, ठीक है, संतोष ट्रॉफी हो गई, यूएफा कप जो होता है आपका वो इसी से एसोसिएटेड है, प्लस एक बीसी रॉय ट्रॉफी होती है। बीसी रॉय ट्रॉफी में मैक्सिमम एज कितनी होती है बीसी रॉय ट्रॉफी में compete करने के लिए, और ये सब किससे एसोसिएटेड है आपकी, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। और अगर बात करें हॉकी, तो हॉकी से एसोसिएटेड है आपके आगा खां कप, ठीक है, हॉकी से एसोसिएटेड है आगा खां और रंगा स्वामी कप। फिर अगर हम बात करें FTX क्रिप्टो कप, तो ये चेस से एसोसिएटेड है। और चेस में ये ध्यान रखना है आपको कि चेस में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होते हैं, 64 होते हैं, 64 होते हैं। इससे एसोसिएटेड टर्म्स कौन से होते हैं, तो स्टेलमेट हो गया, चेकमेट हो गया, गैम्बिट हो गया, ग्रैंड मास्टर हो गया, ये सब टर्म्स चेस से ही एसोसिएटेड है। चेस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होते हैं, यानी कितनी गोटियाँ होती हैं, तो टोटल 32 गोटियाँ होती हैं, 32 पीसेस होते हैं, 16 एक बंदे के पास और 16 दूसरे बंदे या फिर बंदी के पास। 16 की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से पीसेस होते हैं, पॉन होता है, ठीक है, PAWN है ये, और कुछ मत समझिएगा। देन बिशप होता है, ठीक है, रुक होता है, नाइट होता है, और किंग होता है, और क्वीन होता है, ठीक है, रानी और राजा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो कितने कितने होते हैं, तो पॉन की अगर बात करें तो 8 हो गए, एक प्लेयर की बात कर रहा हूँ, एक प्लेयर के पास कितने हैं, बिशप 2, रुक 2, नाइट 2, किंग 1, क्वीन 1, तो यानी इसके पास भी उतने होंगे, तो टोटल 32 हो जाएंगे ये, ठीक है। पॉन यानी सिपाही की बात करें तो ये पहली बारी में तो 2 कदम चलता है आगे, और बाकी अगर हम बात करें उसके बाद एक कदम सिर्फ आगे चल सकता है। नाइट की घोड़े की बात करें तो ये L शेप में चलता है, यानी कि 2.5 हाथ जिसको हम बोलते हैं चलता है। किंग चारों दिशाओं में, यानी आगे पीछे दाएं बाएं एक चल सकता है। और ये जो है, जो रुक होता है, ये पूरा एक जो है कॉलम में मूव करता है, पूरे कॉलम में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कौन कहाँ मूव करता है। इन दी आफ्टरनून ऑफ टाइम, और ये आपको बताना है कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर तो विश्वनाथन आनंद थे, देश की पहली फर्स्ट वेमेन ग्रैंड मास्टर। आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया है, जल्दी से बताइए। पिछले ही लेक्चर मैंने बताया साउथ इंडिया से फर्स्ट वेमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। चलो अच्छा, कैसलिंग कल आपके एग्ज़ाम में आया था? अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर करो। इन दी आफ्टरनून ऑफ जो टाइम है, ये किस पर्टिकुलर उनका वो है, बुक है। बिल्कुल, कैसलिंग आपका इसी से एसोसिएटेड है, चेस से। जो टर्म है ना कैसलिंग, वो इसी से एसोसिएटेड है, ठीक है। जब आप किंग को, यानी कि राजा को और रुक को साथ साथ चलाते हैं, उसे कैसलिंग बोलते हैं। और भाई सभी लोग यार पार्टिसिपेट किया करो, इतने लोग देख रहे हो लेकिन इतने लोग के आंसर आते नहीं हैं, ठीक है। कोनेरू हम्पी नहीं है भाई पहली विमेन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, पहली विमेन ग्रैंड मास्टर है एस विजय लक्ष्मी। कोनेरू हम्पी जी नहीं है, ठीक है। इन दी आफ्टरनून ऑफ टाइम, तो आफ्टरनून में लोग क्या करते हैं, मधुशाला पीते हैं शाम को, तो मधुशाला में जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं आपको पता ही है, तो मधुशाला तो सबको पता है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी, ऑप्शन नंबर सी है ना। अमिताभ बच्चन कोट करते रहते हैं इनकी एक फेमस लाइन, वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि मन का हुआ तो अच्छा और ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी का है ना। अगर आपकी मर्ज़ी का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी का है, भगवान के मन का है, ठीक है। अच्छी लाइन है काफ़ी। फिर अगर हम बात करें सत्यजीत रे के बारे में, याद रखिएगा कि इनको फेलूदा के नाम से जानते थे। फेलूदा मतलब इनके काफ़ी सारे बुक्स हैं, इसमें फेलूदा देखने को मिलता है। फेलूदा एक टाइटल है जिसको हम डिटेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। फेलूदा बंगाली लैंग्वेज में बोलते हैं डिटेक्टिव को, ठीक है। PT उषा की अगर बात करें तो ये चेयरमैन है करेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना कब था और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, ज़रा बताएंगे। बना कब था, 1924 में, 1927 में, 1927 में। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो टाटा साहब थे, दोराबजी टाटा। ये ध्यान रखनी है आपको चीज़ें। अगला है, और ये भी बताएंगे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था, साई काफ़ी बाद में बना था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तो हिंट देता हूँ मैं आपको, जो इंडिया ने 2 बार अभी होस्ट किए हैं एशियन गेम्स को, एक तो 1951 में और जो दूसरा होस्ट किया है उसी के आसपास है काफ़ी ये साल। द एम्बलेम ऑफ द चेरा, या फिर चलो आसपास के थोड़ा सा आ गई है बस।
द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी दैट कंट्रोल द सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ केरल एंड कॉन्गो रीजन ऑफ तमिलनाडु वॉज। तो ये अभी बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे लिए, हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो संगम है, यहाँ चेरा थे, यहाँ पांड्या थे और यहाँ चोला थे। तो चेरा की अगर हम बात करें तो कैपिटल वंजी थी, मुजेरिस और टोंडी, ठीक है, मैं लिखवा चुका हूँ, वैसे ही लिखने का टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। मुजरी और टोंडी ये आपके पोर्ट साइड थे, और इनका क्या था, बो एंड एरो, जो राम जी का हमारे होता है। ये है हमारे पांड्या, पांड्या का मदुरई कैपिटल था, और इनका जो फिश था दैट वाज देयर एम्बलम। और चोला की अगर बात करें तो टाइगर इनका एम्बलम था, और कैपिटल तो आप जानते हैं उरायूर भी थी, तो तंजावुर भी थी। 1984 बिल्कुल सही होगा। 1982 में वी होस्टेड द एशियन गेम्स, और 1984 इसका सही आंसर होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो क्लियर है इतनी चीज़। अब ये जो संगम एज है, तो इसमें संगम ऑर्गेनाइज हुई थी। कमेंट में आपको बताना है कि इन संगम में एक तमिल टेक्स्ट कंपोज हुआ था, उसको किसने कंपोज किया था, तमिल टेक्स्ट, और किस संगम में हुआ था। प्लस आपको ये बताना है कि कौन सा आपका टेक्स्ट है, कौन सा टेक्स्ट है जिसको कि इडांगो अडिगल ने लिखा था, इडांगो अडिगल ने लिखा था, और उसमें माधवी, कोवलन और कन्नगी की एक मतलब वो ट्रायंगुलर जो लव स्टोरी है वो चलती है, वो किस में है। तो तमिल टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ तोलका पीएम, तोलका पीएम है ये, और तोलका पीआर ने लिखी थी इसको सेकेंड संगम में। इडांगो अडिगल की बात करेंगे तो इन्होंने माधवी, अब ये हमने पढ़ा था कि कोवलन और कन्नगी ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, देन कौन आ गया था, दोन माधवी आ गई थी, और ये सारी चीज़ें जो हैं सीला पडिकरम इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अभी सीजल पूछा गया, सीजल पूछा गया इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, पहले भी करवा चुका हूँ। हिस्ट्री के वन शॉट में सारी चीज़ें करी हुई हैं हम लोगों की, ठीक है। हिस्ट्री में शायद ही कोई क्वेश्चन आया हो सीजल में जो वन शॉट के लेक्चर में ना हो। हिस्ट्री में तो खूब ढेरों क्वेश्चन पूछे इस बार सीजल में, और सारे ही जो हम लोगों ने वन शॉट में कवर किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ द मुगल्स। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला एक नियोजित शहर था, यानी कि पहले से पूरा मतलब इसका नियोजन किया गया था। मिर्ज़ापुर था, फतेहपुर सीकरी था, लखनऊ था, या फिर लाहौर था। तो सही आंसर इसका होगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी। इसको किसने बनवाना स्टार्ट किया था, 1571 में, 1571 में इसको अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया था, लेकिन डिसबैंडन करना पड़ा था, उतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा नहीं था ये किसकी याद में बनाया था, तो शेख सलीम चिश्ती की याद में बनवाया था, बिकॉज हमने देखा था कि इसका कोई पुत्र संतान नहीं हो रही थी और जहांगीर हो गया था फिर। और इसी ने ही अकबर ने ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाज़ा 1575 में। इसी ने ही आपका मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था, इसी ने ही आपका जो मनसबदारी के अलावा क्या किया था इसने, ये चीज़ ध्यान रखना कि अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने 4 पार्ट में लाइन को डिवाइड किया था, पुलाज, परौती, चाचर और बंजर। पुलाज वो लैंड होती थी जो सबसे फर्टाइल होती थी, बंजर सबसे इनफर्टाइल, परौती जो होती थी 1 से 2 साल के लिए फैलो यानी कि खाली छोड़ी जाती थी, और जो चाचर होती थी वो 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ी जाती थी। इसी को ही हम यहाँ पे बोलते हैं ज़ब्ती सिस्टम या फिर 10 साला सिस्टम। 10 साल का मतलब है 10 साल के बेसिस पे आपका एस्टिमेटम लिया जाएगा कि आपकी लैंड से कितना प्रोडक्शन आ सकता है, कैसी टाइप ऑफ लैंड है। फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का टोडरमल था। अकबर का जो आखिरी एक्सपेडिशन होता है वो होता है खंडेश। खंडेश कब, 1601 में, 1601 में खंडेश को ऑक्यूपाई करता है, 1605 में ये जो है निकल लेता है। देन उसके बाद इसका बेटा जहांगीर आता है, किसका, अकबर का, ठीक है। और अकबर नामा के बारे में हमें पता है कि 3 इसमें वॉल्यूम थे, पहला इसके एंसेस्टर्स के बारे में बताता है, पूर्वजों के बारे में, दूसरा इसके रेन के बारे में, और तीसरा वो है ऐन अकबरी जिसमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में ही स्थित है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो बाबर है उसका मकबरा, बाबर को पहले बरी किया गया था आगरा में, लेकिन अभी परमानेंटली कहाँ पे उसका कब्र है, वो काबुल अफ़गानिस्तान में है। देन इसके बाद आया हुमायूं, उसका दिल्ली में है। अकबर का आगरा में है, ठीक है। सॉरी क्या मैंने बोल दिया, हुमायूं का जो क्या बोलते हैं, क्या मैंने बोला यार, बाबर का तो काबुल अफ़गानिस्तान में है, हुमायूं का आपका दिल्ली में है, अकबर का आपका आगरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहां का भी आगरा में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑन हुज एडवाइस डिड गांधी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया टू नो द पीपल ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को हमें पता है कि वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, जिसको कि हम एनआरआई डे फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली ऐसा नहीं कि मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया फिर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने लगे। उन्होंने पहले
भारत भ्रमण किया, और ये किसकी एडवाइस पे? अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनाई थी। और अगर हम बात करें तो गांधी जी ने उसके बाद 1917 से ये सारा प्रकरण शुरू किया था। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया, 1917 में तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध ये ऑर्गेनाइज़ किया था, और इसमें उनको किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था। 1918 में ही 2 मूवमेंट और वो लीड करते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मान्य? और सारी चीज़ें गांधी नहर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप रिवाइज करना चाहें तो जैसे 1919 में रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, इसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने जो केसरी हिंद की उपाधि है उसको टाइटल को वापस दिया। देन उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया? देन खिलाफत आंदोलन के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया और उसको खिलाफत के साथ मर्ज कर दिया। उसके बाद उनको जेल हो गई। उन्होंने 1924 में कांग्रेस के सेशन को लीड किया। उन्होंने उसके बाद 1930 में CDM को लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने 1924 तो मैंने बता दिया ना, बेलगाम में एक कांग्रेस के सेशन को लीड किया था, विच वॉज दी ओनली सेशन जिसको उन्होंने लीड किया। देन 1932 में उन्होंने अंबेडकर जी के साथ पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता साइन किया। देन 1942 में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को लीड किया। क्लियर। अब आते हैं अटॉर्नी जनरल पे, महान्यायवादी पे। तो महान्यायवादी की अगर बात करें आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है। इसके हम चारों क्लॉजेस पढ़ चुके हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3, 4 पहले में लिखा हुआ है कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे, राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करेंगे। दूसरे में ये लिखा हुआ है कि इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। ठीक है, इसकी ड्यूटीज़, ठीक है, कि ये आपका एक लीगल एडवाइज़र के तौर पे ऐड करेगा, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करेगा। तीसरा लिखा हुआ है कि ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया में सब में राइट टू ऑडियंस है। और चौथा है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही सर्व कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को जब तक ये प्लेजर देता रहेगा तब तक अपने ऑफिस में रहेगा। तो आंसर क्या होगा? is a duty to give advice to the government of India on legal matters. Option number A will be the correct answer and he should be qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. अगर आपसे पूछ ले कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन नीड होती है, तो इट इज़ कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्वालिफिकेशन होती है? एडवाइज़र टू PM। ऐसा नहीं होता भाई, ये कोई एडवाइज़र नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, वो अलग होते हैं एडवाइज़र। जैसे कि अभी जो हमारे PK जोशी हैं मेन, अगर हम एडवाइज़र की अगर आप बात कर रहे हैं तो, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं? तो आपको 5 साल तक तो आप तो हाई कोर्ट में जज रहे हो आप, या 10 साल हाई कोर्ट में आप एडवोकेट रहे हो, या फिर आप राष्ट्रपति की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हो। ठीक है, इनमें से कोई एक भी होगा चलेगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो वो ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है ऐसे ही एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का होता है, जैसे ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंट्री का होता है। और अटॉर्नी जनरल ध्यान रखना पहले जो थे वो MC सेतलवाद थे, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी थे। अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबे कार्यकाल किसने सर्व किया था अटॉर्नी जनरल, तो MC सेतलवाद ही थे, जो पहले हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन जो बना था उसके चेयरमैन भी थे। अटॉर्नी जनरल अभी कौन है? R वेंकट रमनी है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इससे पहले कौन थे R वेंकट रमनी के पहले, तो BVR सुब्रमण्यम आपके थे। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एडवोकेट जनरल का आर्टिकल पूछ सकता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये आपको कमेंट में बताना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। प्लस आपको बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी जो कि एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सिंगल मेंबर्ड है, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर है। तो एडवोकेट जनरल की अगर हम बात करेंगे तो इट वुड बी 165। सिंगल मेंबर्ड है हमारी कैग, दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, जो अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आर्टिकल नंबर 148 में इनके इस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट के बारे में है। 149 में इनकी ड्यूटीज़ में मैंशनड है। 150 में क्या लिखा हुआ है ज़रा ये बताएंगे, और 151 में ये है कि अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, जो कि उसको पार्लियामेंट में टेबल करता है। 148 में इनके ऑफिस के स्टैब्लिश, और पहले कौन थे? V नरहरि राव थे। और यहाँ पे इनकी ड्यूटीज़, तो ये गाइड एंड फिलोसोफर के तौर पे ऐड करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, जिसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। कौन सी ऐसी कमेटी है जहाँ पे कोई भी राज्यसभा से मेंबर नहीं होता, ये आपको कमेंट में बताना है।
बताइए कौन सा ऐसा होता है? तो ये होता है आपका एस्टिमेट कमेटी, यानी कि जो प्राक्कलन समिति होती है, एस्टिमेट कमेटी, जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें आपका कोई भी राज्यसभा से मेंबर नहीं होता, सारे ही लोकसभा से होते हैं। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ जाएं। अभी अगला क्वेश्चन देखें। विच कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी इन ऑल लेवल्स? सरकारी तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये 1983 में बनी थी रिगार्डिंग दी सेंटर स्टेट रिलेशन। इसी के बेसिस पे ही इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये किस आर्टिकल में है, ज़रा कमेंट में बताएंगे। इंटर स्टेट काउंसिल, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन ये बनता है आपका यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मंडल जी की अध्यक्षता में 1979 में 1979 में जनता पार्टी के उस समय गवर्नमेंट थी। इसी का एक केस है, मतलब इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी जिसने 27% रिजर्वेशन की बात कही थी ओबीसी के, इसके अगेंस्ट एक केस हुआ था। उस केस को हम किस नाम से जानते हैं? बलवंत में कमीशन, तो बलवंत कमीशन तो होगा नहीं। बलवंत राय का एक हमें पता है कि कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लेके। बलवंत राय मेहता 1957 में 1957 में वो एक कमेटी बनी थी, है ना, जिसके उसको लेके 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया। तो कोठारी कमीशन जो है ये एक एजुकेशन से संबंधित कमीशन है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका। तो मंडल कमीशन से एसोसिएटेड आपका केस है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस को हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। ये केस कब हुआ था? ये 1992 में 1992 में हुआ था। ये जैसे सरकारी कमीशन है, इंटर स्टेट काउंसिल के आर्टिकल की बात करें 263, इसको प्रेसिडेंट सेटअप करता है 263 अनुच्छेद के तहत। प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है और जितने भी राज्य के सीएम होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और जहाँ यूटी में जहाँ एलए है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ के लोग सीएम होंगे। और 6 मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको कि प्राइम मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। सरकारी कमीशन के अलावा हमारा जो पुंछी कमीशन है 2007 में बना था, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। और जो राजमन्नार कमीशन है जिसको कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, सरकारिया पुंछी को तो सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया था, राजमन्नार कमीशन को डीएमके गवर्नमेंट थी तमिलनाडु की, उसने बनवाया था राजमन्नार कमीशन। और ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके ही बना था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ डैश। तो ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा सबसे ग्रास रूट लेवल होता है पंचायती राज सिस्टम का। जैसे कि ग्राम सभा का कौन कौन लोग सदस्य होते हैं, कौन कौन लोग इसका मेंबर होते हैं, तो वो सारे लोग जो वोट डालने के एलिजिबल हैं, जिनका वोटर आईडी में नाम है, यानी जो 18+ है और जिनका वोटर आईडी में नाम है, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं एक पंचायत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायत की जब हम बात करते हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टैब्लिश लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सारे स्टेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं था, तो सारे स्टेट में कोई ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 2 अक्टूबर को ही क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी इसके पंचायत के काफ़ी बड़े प्रवक्ता थे, एक तरह से पंचायत के बारे में वो जो है पैरवी करते थे काफ़ी कि होना चाहिए। तो इसी वजह से ज़रा कमेंट में बताइए कौन सा डीपीएसपी है जो हमें बात करता है कि पंचायत स्टैब्लिश करने का डायरेक्शन देता है स्टेट को, ये आपको बताना है। देन हुआ क्या? देन आपको पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी तो काफ़ी पहले बनी थी, उसने 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम के बारे में बोला था। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, यानी कि एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक इंटरमीडिएट लेवल पे और एक आपका, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल को ही हम ब्लॉक लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल। तो ब्लॉक लेवल ये हो गया और ये आपका हो गया विलेज लेवल। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम बनेगा, ऐसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में बना था। और भी बहुत सारी कमेटी बनी, जैसे अशोक मेहता कमेटी बनी, उसने बोला नहीं 2 टियर होना चाहिए। थुंगौन कमेटी बनी, गडगिल कमेटी बनी, एलएम सिंघवी कमेटी बनी। लेकिन मेन बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लाया गया थ्रू 73rd अमेंडमेंट, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल को ऐड किया, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 9 को ऐड किया। और पार्ट नंबर 9 के अंडर में 243 से लेकर 243O आर्टिकल यानी अनुच्छेदों को इसने जोड़ने का काम किया। 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था 23 अप्रैल 1993 को, और इसीलिए 23 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो आर्टिकल है इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आर्टिकल नंबर 40 होगा जो डीपीएसपी में डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आप इस तरह से एक पंचायत गठन करिए, एक तरह की गांधीयन डीपीएसपी है। अब आर्टिकल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो 243 ये तो 243 पहले ग्राम सभा के बारे में बताता है। 243A ये असेंबली यानी किस तरह से गठन होगा, ठीक है। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243 कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, 243D से दलित,
दलित यानी रिजर्वेशन, ऐसे याद किया था। तो इसमें रिजर्वेशन मिलता है वेमेंस को उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, और जो हमारे SC ST होते हैं उनको मिलता है 1/3 रिजर्व, सॉरी SC ST को पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में मिलता है और वेमेंस को 1/3 रिजर्वेशन मिलता है। ई का मतलब हो गया 5 साल, मतलब 5 साल क्या होता है, ड्यूरेशन होता है इनका, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 243E। एफ से फेल हो गया, फेल मतलब डिस्क्वालीफाई, तो डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि इसमें अगर किसी की, क्योंकि इसको चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की न्यूनतम आयु चाहिए होती है, तो अगर उतनी किसी की नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जी से गोली, गोली मतलब पावर मतलब गोली खाते ही पावर आ जाती है, तो पावर एंड अथॉरिटी दी हुई है पंचायत की। एच से हाउस टैक्स इसमें यानी कि टैक्स यानी कि आपका जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में मेंशन है। आई से क्या हो जाएगा, इनकम, ये गलत मैंने लिख दिया, ये आपका टैक्स, ये इसमें ये है कि पंचायत जो है टैक्स लेवी कर सकती है। और आई से इनकम, जब इनकम की बात करते हैं तो फाइनेंस की बात आती है, तो फाइनेंस कमीशन इसमें दिया हुआ है आपका 243 आई में। जे से जांच मतलब ऑडिट, तो ऑडिट इसमें दिया हुआ है। के से इलेक्शन, तो ये सब हैं हमारे क्या आर्टिकल्स एसोसिएटेड विद दी पंचायत, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पार्ट नंबर 9A में क्या है, भाग नंबर 9 का में क्या है, इसमें है म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में। नगर पालिका से कह के गड्ढे भरवाने के लिए किसने बोला था भाई, किसी ने बोला था ऐसा मुझे याद आ रहा है किसी ने बोला था क्या, नगर पालिका के गड्ढे भराओ यार ये है। तो पार्ट नंबर 9B में क्या है, तो पार्ट नंबर 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सहकारी समिति। इसको 74th अमेंडमेंट से ऐड किए थे, इसको 97th अमेंडमेंट से ऐड किए पार्ट नंबर 9B को। ये 243O खत्म होता है, ये देख रहे हो आप, 243O यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे 243P से स्टार्ट होगा और 243ZG तक जाएगा, और ये जो है 243ZH से लेके ZT तक जाता है, ठीक है, ZH से लेके ZT तक। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें निम्नलिखित में से हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणी को आपको पहचानना है, बताइए जल्दी से। 9B, सचिन टिचकुले ने बोला था, नहीं बेटा तुम अभी समझे नहीं, सचिन टिचकुले ने नहीं बोला था, किसी और ने बोला था। चलो भाई कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सदर्न मोस्ट रेंज हिमालय की, तो यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हिमालय का फॉर्मेशन में पता है, ये जो हमारा इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और ये धीरे धीरे जब इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ तो ये जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई। ये क्या है, ये है आपका यूरेशियन प्लेट। ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यहाँ पे था टेथीस सी, और इस टेथीस सी बीच में जो था ये सबसाइड हो गया है, फिर इसके सेडिमेंट आज भी हमें हिमालय में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जब हिमालय से टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे हिमालय की एक चेन फॉर्म हो गई, मल्टीपल चेन्स फॉर्म हुई, माउंटेन की एक चेन फॉर्म हो गई जिसको माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। तो वो कौन कौन सी है, वो सबसे पहले तो एक ट्रांस हिमालय है, देन ग्रेट हिमालय है, देन लेसर हिमालय है, देन आपका शिवालिक है। ये हमारी क्या हैं, रेंजेस हैं हिमालय की। अब जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस, इसमें हमें देखने को मिलती हैं क्या, 3 रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। काराकोरम में ये हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे सियाचिन नॉन पोलर एरियाज़ का सबसे लंबा ग्लेशियर है पूरे वर्ल्ड में। लंबा ग्लेशियर तो अगर हम बात करें तो ये तो पोलर एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉन पोलर एरियाज़ में अगर हम बात करें तो सियाचिन इज़ दी लॉन्गेस्ट। यहीं पे हिस्पर, बाल्टोरो, बायफो करके ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, ठीक, क्लियर। लद्दाख और जंस्कार के बीच में ही आपकी एक रिवर फ्लो होती है जिसको हम श्योक रिवर के नाम से जानते हैं, जो इंडस यानी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। देन यहाँ पे आता है आपका ग्रेट हिमालय, जिसको कि हम महान हिमालय, इसी को हम इनर हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसी को ही हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अब इसकी क्या फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ग्रेट हिमालय के, तो ग्रेट हिमालय के फीचर्स हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जितनी भी आपको हाई मतलब हाईएस्ट पीक देखने को मिलेंगे, जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड क्या है, माउंट एवरेस्ट, वो यहाँ होगी। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया माउंट कंचनजंगा, वो यहाँ होगी। लॉत्से, हाईएस्ट पीक ऑफ तिब्बत, ठीक है, और आपकी नंदा देवी, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। ये सब कहाँ पे हैं आपकी, ये सब आपकी ग्रेट हिमालय में ही है, जिसको इनर हिमालय यानी आंतरिक हिमालय फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। प्लस ग्रेट हिमालय की अगर बात करें तो इसका जो कोर है वो किसका बना हुआ है जरा बताएंगे, और ये किस नेचर की है ये रेंजेस, ये एसिमेट्रिकल नेचर की है ये, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट की बात करें तो 8848 मीटर इसकी हाइट है। कंचनजंगा की बात करें तो 8586 8586 मीटर है।
और लॉत्से ये तिब्बत में है, और नंदा देवी। इनकी ज़रा हाइट बताएंगे कितनी। माउंट लॉत्से के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि इट इज़ द 4th हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और K2। K2 की अगर बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम रेंज है, इसी में ही एसोसिएटेड है ये, ठीक है। जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन, इसी में ही लोकेटेड है ये। और ये आपकी, क्योंकि ये आप ध्यान रखना ये इंडिया में नहीं है, मतलब पीओके वाले रीजन में है, इसलिए कहीं कहीं पे तो इसको हाईएस्ट पीक इंडिया का बोल देते हैं और कहीं कहीं पे नहीं बोलते हैं। लॉत्से की अगर बात करें तो 8516 मीटर इसकी हाइट है। और वहीं अगर हम बात करें नंदा देवी की तो इसकी हाइट है रफली 7817 मीटर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कोर इसका बना हुआ है ग्रेनाइट का, जो कि किस तरह की रॉक होती है ज़रा बताएंगे यहाँ पे कि ग्रेनाइट किस तरह की चट्टान होती है। देन यहाँ पे आता है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को ये हिमाचल के नाम से जानते हैं, लेसर हिमालय को ये हिमाचल के नाम से जानते हैं, और इसको डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जाना जाएगा, हिमाचल में धौलाधर के नाम से जाना जाएगा। धौलागिरी नहीं, धौलागिरी तो एक माउंटेन पीक है नेपाल में, ये धौलाधर है। देन उत्तराखंड में नाग तिब्बा और महाभारत रेंज के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में। क्लियर इतनी चीज़। अब ये है आपका जो सबसे नीचे ही शिवालिक है, और शिवालिक के बारे में ध्यान रखना है कि सबसे आउटर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है, आउटर हिमालय। और सबसे कम इसकी हाइट होती है। ग्रेट हिमालय की सबसे ज़्यादा हाइट होती है। एवरेज हाइट एक इसमें बात करें 6000 मीटर की एवरेज हाइट है, इसमें 4000 मीटर की एवरेज हाइट है, और इसमें 1000 से लेकर 2000 मीटर की एवरेज हाइट है शिवालिक में। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ देखने को मिलती हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ को क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में ही सिचुएटेड है आपकी कश्मीर की घाटी, दैट इज़ कश्मीर वैली। इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ को दून्स के नाम से जाना जाता है, और इनमें से सबसे जो बड़ा दून है दैट इज़ देहरादून। और भी दून है, कोटली दून, पाटली दून, लेकिन देहरादून इज़ दी बिगेस्ट या फिर दी लार्जेस्ट दून। क्लियर इतनी चीज़। ग्रेनाइट की मैंने यहाँ पे बात करी थी, तो डिफरेंट टाइप की मैं रॉक से पढ़ा देता हूँ, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, आप ऐसे मान सकते हो। तो रॉक की अगर हम बात करें तो रॉक कितने तरह की होती हैं? प्राइमरली हमारी 3 तरह की रॉक होती हैं। एक तो इग्नियस होती है, दूसरी मेटामॉर्फिक होती है, ठीक है, मेटामॉर्फिक होती है, और तीसरी होती है सेडिमेंट्री, ठीक है, सेडिमेंट्री। इग्नियस को हम जानते हैं प्राइमरी रॉक के नाम से, ठीक है, प्राइमरी रॉक होती है। मेटामॉर्फिक की अगर बात करें तो इसमें टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं लीनिएशन, फोलिएशन एंड बैंडिंग, ठीक है, बैंडिंग के नाम से जानते हैं इसको। सेडिमेंट्री मतलब इसको जानते नहीं है, इसमें टर्म एसोसिएटेड है, मतलब जो चट्टान इसमें बनती, रॉक बनती है, इसमें जब लाइट और डार्क शेड्स देखने को मिलते हैं तो उसको बैंडिंग बोलते हैं, लाइन लाइन देखने को मिलती है उसको लीनिएशन बोलते हैं। और सेडिमेंट्री जो बनती है वो प्रोसेस ऑफ लिथीफैक्शन से बनती है। लिथीफैक्शन क्या होता है? जहाँ पे सेडिमेंट एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं और वो कंपैक्शन हो जाता है, लिथीफैक्शन हो जाता है, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक में हमें क्या देखने को मिलते हैं? फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म देखने को मिलते हैं। प्राइमरी रॉक जो इग्नियस रॉक है ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से बनती है, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से बनती है। और वहीं मेटामॉर्फिक रॉक की अगर बात करें तो ये मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसको चेंज इन फॉर्म बोलते हैं, उससे बनती है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ठीक है, अच्छी राइमिंग बैठ रही है। गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। मेटामॉर्फिक की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी मार्बल हो जाएगी, ठीक है, मार्बल हो जाएगी, आपकी क्वार्ट्जाइट हो जाएगी। ये क्या है? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। वहीं सेडिमेंट्री की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, ठीक है, टेलाइट, ये सब है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। और इसमें हमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म देखने को मिलते हैं, प्लस ये जो होती है आपकी लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आगे बढ़ें, अभी अगला क्वेश्चन देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? सदर्न मोस्ट रेंज पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए। और ये ध्यान रखना है कि ये शिवालिक जाते जाते नॉर्थ ईस्ट में एब्सेंट हो जाते हैं और इनकी जगह कौन आ जाता है? इनकी जगह दुआर आ जाते हैं, ठीक है, दुआर्स, जहाँ पे टी कल्टिवेशन वगैरह काफ़ी फेमस है ईस्टर्न पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिलेटेड टू द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होती है उससे कौन सा टर्म, मतलब क्या है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? सर मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर शॉर्ट एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जितेन दत्ता। एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है जितेन जी एसोसिएटेड है आपका क्रिकेट से।
ऑफलाइन कोचिंग नहीं, ऑफलाइन तो नहीं है। हाँ जोन भी हो तो अच्छा, ये भी बताएं, चलो बता देते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हिमालय का डिवीज़न है ऑन द बेसिस रीजनल डिवीज़न, वो बताया तो मैं आपको, एक लोगों ने आई थिंक कमेंट किया है, तो इस तरह से ध्यान रखना। ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है। कौन कौन सी नदियाँ हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। ये है आपकी इंडस नदी, ठीक है, ये है सतलज नदी, और और ये है आपकी काली, ये है तीस्ता, और ये है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। आगे इसके ब्रह्मपुत्रा ही की ही ट्रिब्यूटरी है कौन सी, तीस्ता, काली, ठीक है। तो यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर, पंजाब हिमालय इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, जो इंडस और सतलज के बीच में, सतलज और काली के बीच में है, इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। जो काली और तीस्ता के बीच में, इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में, इसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, तो पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर, वहाँ पे प्लेट बाउंड्री है, और उस प्लेट बाउंड्री के अलोंग वोल्केनिक एक्टिविटी और सीस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको ही हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और पैसिफिक ओशन के बारे में आपको सभी को पता होगा कि पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड इज़ द डीपेस्ट ओशन, सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर भी यही है आपका पैसिफिक ओशन। चैलेंजर डीप यहाँ पे पॉइंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आ साइक्लोन इज नोन एज टाइफून, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो अभी रिसेंट में एसएससी में भी इस पर क्वेश्चन बना है। तो टाइफून की अगर हम बात करें, टाइफून कहाँ पे जाना जाता है, कहाँ पे इसको विल्ली के नाम से जानते हैं, ज़रा बताइए कहाँ पे जानते हैं इसको। तो और हरिकेन के नाम से कहाँ जानते हैं। साइक्लोन आता क्यों है, तो साइक्लोन बनता है एक लो प्रेशर के अराउंड, जहाँ निम्न दाब होता है, उसके अराउंड में हाई प्रेशर होता है लेकिन सेंटर में लो प्रेशर होता है। और सेंटर ऑफ साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं, तो आंसर इसका जापान होगा, ऑप्शन नंबर बी। विली की अगर बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और हरिकेन की अगर बात करेंगे तो जो अटलांटिक ओशन है, जो अटलांटिक महासागर है, वहाँ पे जाना जाता है इसको हरिकेन के नाम से। टाइफून बता दिया, विली और हरिकेन, और कुछ तो नहीं बच रहा है, नहीं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ साइक्लोन को आई यानी कि साइक्लोन की आंख बोलते हैं। साइक्लोन जो होता है ये नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। रोटेट क्यों करता है, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से रोटेट करता है, बताइए कमेंट में जल्दी से। इन प्री इंडिपेंडेंट, और जो एक एंटी साइक्लोन होता है ना, जो एंटी साइक्लोन होता है वो हाई प्रेशर के अराउंड बनता है। इट इज़ बिल्ड अप अराउंड दी हाई प्रेशर, दैट इज़ उच्च दाब, ठीक है। एंटी साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन मत समझ लेना, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन अलग होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ट्रॉपिकल साइक्लोन था। तो दो तरह के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। टेम्परेट वो होते हैं जो टेम्परेट एरियाज़ में हमें देखने को मिलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में। वो आते हैं किसकी वजह से, फ्रंटोजेनेसिस की वजह से बनते हैं। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, फ्रंट के फॉर्मेशन को फ्रंटोजेनेसिस बनते हैं। फ्रंट क्या होता है, जहाँ पे वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में मिलते हैं, उसी को फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। और कॉरियोलिस फोर्स की वजह से घूमते हैं। तो कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से ये हमारे साइक्लोन्स घूमते हैं या फिर एंटी साइक्लोन, कॉरियोलिस फोर्स होता है। कॉरियोलिस फोर्स किसकी वजह से जनरेट होता है, ये जो बल होता है, ये कॉरियोलिस फोर्स आता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो ये जो है जब अर्थ रोटेट करती है तब आता है। और कॉरियोलिस फोर्स ज़ीरो होता है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम होता है कहाँ पर, पोल्स यानी कि ध्रुवों पे। अगला क्वेश्चन, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। अर्थ को एक ओरिजिन, यस, हाइपोसेंटर होता है, हाइपोसेंटर। और जहाँ पे अर्थ को जो उसको हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर पॉइंट होता है उसको एपीसेंटर बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। सर 3.0 से पहले नोट्स बाई करने के लिए किसी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दो। एंग्री बर्ड, बिल्कुल, ठीक है, वो जल्दी अनाउंस होगा। अभी आपको कहीं से भी नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी उसमें को क्या फाइनलाइज हम कर रहे हैं कि कैसे क्या आपको
मिनिमम प्राइस पे मिल सकता है। काफ़ी लोग मैंने देखा है अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे सेलिंग कर रहे हैं नोट्स की बिना परमिशन के, और वो कोई 1000 रुपये की बेच रहा है, कोई 900 के बेच रहा है। तो इस रेट पे मतलब जितने का बैच है उसी पे मिल रहा है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा हैं, लेकिन इससे तो काफ़ी कम ही कॉस्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मिले। ठीक है, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये पहले कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। क्या क्या इनके रिगार्डिंग पढ़ रखा है हम लोगों ने कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था, इन्होंने आपकी जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वो किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात कही थी। डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि ड्रेन थ्योरी की बात किसने कही थी सबसे पहले, तो दादा भाई नौरोजी ने। पहले इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। रस्त गोफ्तार करके पारसी कम्युनिटी के लिए उन्होंने एक वीकली चलाया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 1866 बना था। कांग्रेस के 3 सेशन को प्रेसाइड किया था, एक तो दूसरा वाला और एक इंपॉर्टेंट था जो 1906 का कलकत्ता सेशन हुआ था बंगाल पार्टीशन के बाद, जहाँ पे 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे: स्वदेशी, स्वराज, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। दादा भाई नौरोजी को हम जानते हैं किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, पॉवर्टी लाइन। या फिर अगर आपसे पूछ ले हु गेव दी फर्स्टली दी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा तो आंसर वुड बी दादा भाई नौरोजी। रोनाल्ड रेगन, द 40th president of the US, signed the largest tax cut in the history of the country in 1981. Which economic theory was this policy centered around? बताइए क्यों टैक्स कट किया था? क्योंकि टैक्स से तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, तो कोई गवर्नमेंट क्यों टैक्स कट करना चाहेगी? बताइए। तो लैफर कर्व इसका सही आंसर होगा। लैफर कर्व जो हमें ये बताता है कि अगर आप टैक्स रेट इंक्रीज़ करोगे तो टैक्स का कलेक्शन इंक्रीज़ होगा 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 होगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि टैक्स रेट बढ़ाने पे टैक्स का जो कलेक्शन है वो घटता रहेगा। क्यों? क्योंकि सारा पैसा लोगों को अगर टैक्स में ही दे देना है तो कमाएंगे क्यों? हाँ, अगर सारा ही पैसा उनको टैक्स में दे देना है तो इसलिए घटने लगेगा एक पॉइंट के बियॉन्ड। तो लैफर्स कर्व बोलते हैं। लॉरेंस कर्व को इनइक्वालिटी कर्व के नाम से जाना जाता है। इनइक्वालिटी कर्व ये कुछ ऐसा बनता है, इसको लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कर्व्स हैं डाउनवर्ड कर्व ये दिखाते हैं कि कोई कंट्री कितना इनइक्वल है, कितना इनइक्वालिटी है। इसमें कम इनइक्वालिटी, इसमें ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। और इसी से एसोसिएटेड एक कोएफिशिएंट, उसका नाम बताइए, उस कोएफिशिएंट का नाम बताइए जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, तो ये आपका गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, गिन्नी 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 आजा आजा। तो गिन्नी कोएफिशिएंट, 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी। एक कर्व का नाम बताइए जो कि एक रिलेशन दिखाता है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, यानी बेरोजगारी के और मुद्रास्फीति के बारे में एक रिलेशन दिखाता है। उस ग्राफ का नाम बताइए, तो उसका या फिर कर्व का नाम बताइए। तो इट इज फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि एक नेगेटिव कर्व बनता है, फिलिप्स कर्व नेगेटिव स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि फिलिप्स के हिसाब से इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगी इकोनॉमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। लेकिन एक सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जहाँ पे इकोनॉमी स्टैगनेंट होती है। स्टैगनेंट का मतलब एकदम रुकी हुई है, चली नहीं रही है, बढ़ी नहीं रही आगे। और फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन। तो ये स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन से मिल के बनता है स्टैगफ्लेशन। ऐसे सिचुएशन में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन दबा के होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी दबा के होता है, एकदम बहुत भयंकर होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ें। लैफर हो गया, लॉरेंस हो गया, फिलिप्स हो गया। डिमांड और सप्लाई कर्व तो आपको पता ही होगा। डिमांड कर्व कैसे बनता है? नेगेटिव स्लोपिंग, सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोपिंग। दोनों जहाँ मिलते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। शिफ्ट कब होता है? आउटवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब डिमांड में इंक्रीज होता है। लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट होता है जब डिमांड में डिक्रीज होता है। और सेम गोज विद द सप्लाई कर्व। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन कॉजेज एन इको? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो इको क्या होता है? इको होता है सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर क्लियर, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाइपरबोल नहीं होता है सर। हाइपरबोल भी एक मैंने आपको बताया था, हाइपरबोल होता है एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू। ये ध्यान रखिएगा, एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू जो होता है ना, इसका कर्व होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल,
हाइपरबोल कैसा बनता है, हाइपरबोल ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये होता है एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू, जो क्या बोलता है टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कितनी सेल हो रही हैं, तो ये हाइपरबोलिक बनता है। तो यहाँ पे साउंड रिफ्लेक्शन को इको बोलते हैं, और एक डिस्टिंक्ट इको सुनने के लिए, जैसे कि ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, ठीक है, तुम गए पहाड़ों में, तुमने बोला राधा 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 राधा, तुमसे किसी ने बोल दिया कि जाके पहाड़ों में इस तरह से चिल्लाओगे तो जो है हो सकता है भगवान भी तुम्हारी बात सुन ले, तो तुमने बोला राधा राधा राधा, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो क्या है ना, राधा ढंग से सुनाई नहीं दे रहा राधा को, राधा है वहीं पे लेकिन राधा को ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, वो क्या है ना, मिक्सिंग हो रही है वॉइस की, वो ओवरलैप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है आपको कि आपके और जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का, जिसकी वजह से इको प्रोड्यूस होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर राधा राधा ओवरलैप कर जाएगा आपका। इसलिए डिस्टिंक्टिव इको सुनना है तो उसको 17.2 मीटर का डिस्टेंस होनी चाहिए। नाउ जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको क्या बोलते हैं? और साउंड किस तरह की वेव होती है, साउंड की स्पीड मैक्सिमम किस में होती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। और साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज़ अनुदैर्ध्य तरंग। इसको पोलराइज यानी इसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। ये वैक्यूम यानी कि निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में भी अगर हम कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम में होती है, स्टील से भी ज़्यादा। ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम की एक और का नाम बता दीजिए, एल्यूमिनियम किस ग्रुप में देखने को मिलेगा? तो एल्यूमिनियम की और होती है बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये उड़ीसा में मिलता है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। ग्रुप कौन सा है? 13 है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सब्सटेंस। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये किसका रासायनिक नाम है? हाँ जी, तो NaOH। ये जो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम एल्काली के नाम से जानते हैं। एल्काली। क्यों एल्काली बोलते हैं इसको? एल्कली क्यों बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को? क्या होते हैं एल्कली? तो ये सही आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्टिक सोडा। ठीक है। जो कॉस्टिक पोटैश होता है, अगर कॉस्टिक पोटैश की बात करेंगे तो वो होता है KOH, कहो। ठीक है। एल्कली वो बेसेस होते हैं, बेसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, वो बेस, वो क्षार जो पानी में घुल जाए उसको एल्कली बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें तो इट इज़ CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। बोराक्स जो होता है, जिसको आई थिंक हिंदी में सुहागा बोलते हैं, Na2B4O7 फॉर्मूला होता है। ये जो बोराक्स है इसको यूज़ किया जाता है एज अ क्लीनर एजेंट, डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, क्लीनर एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सी गैस निकलती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में? क्लोर एल्कली जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और कौन सी गैस निकलती है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें हम लेते हैं ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl को बोलते हैं ब्राइन। इसको करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, करवा दिया इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या बनेगा? अब बनेगा एल्कली, बनेगा क्लोर यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोरीन जो बनती है वो एनोडे में बनती है और H2 बनती है कैथोडे में। तो ये एनोडे और कैथोडे में दोनों बन जाती हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है। इसको वुड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसको एज क्या बोलते हैं उसको, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो क्लोरीन गैस है उसमें ऐसी प्योरीफाइंग जो गुण हैं वो क्लोरीन में पाए जाते हैं। ठीक है। क्लियर। चौक क्या होता है? चौक, लाइमस्टोन, मार्बल सब एक ही रूप हैं कैल्शियम कार्बोनेट के।
जैसे है ना गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे चौक मार्बल लाइमस्टोन सब एक ही लोग हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट? वी हैव सीन दिस कि क्विक लाइम लो, इसमें पानी जोड़ दो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से CH का होल्ड वाइज यानी कि स्लेट लाइम बन जाएगा, जिसको कि वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ करते हैं। बस बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो और एक चीज़ बताओ, कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें कि भूरा भूरा गैस निकलता है, ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं? बताइए कौन सी रिएक्शन होती है वो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में कितने तरह की रिट्स दी हुई हैं, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। चलिए, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स? तो रिट्स किस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो रिट्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 में दी हुई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू कर सकता है। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर रिट इशू कर सकता है? आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। 5 तरह की रिट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। और कुछ यहाँ पे मैंने पूछा था आपसे, कुछ पूछा था क्या? हाँ, कौन सी गैस के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं? तो ये होता है आपका लेड नाइट्रेट का, जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल्ड ट्वाइस, तो यहाँ पे एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस आपका ऑक्सीजन गैस के अलावा NO2 निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसी के ही ब्राउन फ्यूम्स यानी कि जो काली झाग है वो देखने को मिलती है, भूरी झाग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें रिट्स, तो रिट्स 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो होती है हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी और क्यो वारंटो, ठीक है। तो ये 5 तरह की रिट्स आपको देखने को मिलती हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत। ध्यान रखना किस आर्टिकल के तहत कौन वो कर सकता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी उसका शरीर लेके आओ। मैंडेमस का मतलब होता है कोई मैंडेटरी काम जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब होता है वी कमांड, जब कमांड दिया जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है वी फॉरबिड, यहाँ पे कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ करने से मना किया जा रहा है। सर्श्योरी की अगर बात करेंगे तो प्रोहिबिशन का एक तरह से बड़ा भाई है, जहाँ पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, प्रोहिबिशन में क्या हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि अपने औकात में रहो, अपने जुरिसडिक्शन में रहो। सर्श्योरी में भी क्या होता है कि लोअर कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन में नहीं, अपने औकात से बाहर निकल चुका है, तो हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से बोलेगा कि भाई देखो तुमने अब औकात से बाहर निकल गए हो, तो जो तुमने ऑर्डर या फिर डिसीजन सुना है उसको तो पहले तो क्वैश करते हैं, हम ख़त्म करते हैं और अपने अंडर में उसको लेके आते हैं। सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, और क्यो वारंटो का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। रिट जो है हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया है, उठाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 के तहत जो रिट इशू कर सकता है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था ये बताएंगे। विच ग्लैंड गेट्स एनलार्ज्ड इन द गोइटर ड्यू टू विच देर इज अ स्वेलिंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द थ्रोट? तो गोइटर जब होता है, घेंगा होता है, तो जो स्वेलिंग हो जाती है फ्रंट पार्ट ऑफ द थ्रोट में, तो ये किसकी वजह से होती है? एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेप का होता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, तो थायराइड आपका थायरॉक्सिन करके हार्मोन रिलीज़ करता है। एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात करें तो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज़ करता है, आपने सुना होगा एड्रिनलिन रश। तो एड्रिनलिन जो होता है वो तब निकलता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वगैरह होते हैं, तो एड्रिनलिन हार्मोन को ही हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, लड़ो या मरो हार्मोन। एड्रिनलिन जो हार्मोन है इसकी अगर कमी हो जाती है तो एक हमें डिजीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़, एडिसन्स डिजीज़, ये ध्यान रखेंगे। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये मटर के दाने का पी शेप का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये रिलीज़ करता है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा निकल आते हैं तो एक डिजीज़ हो जाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं एक्रोमेगली। कैसे याद करते हैं इसको? खली से, खली में ज़्यादा निकला है ना, तो एक्रोमेगली। और अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी इसकी तो क्या बोलते हैं उसको? डॉर्फिज्म बोलते हैं, यानी बौनापन देखने को मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर अंडर सेक्रेशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का। तो
व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन, किसी परिस्थितिकी तंत्र में के कार्यशील रहने और टिके रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या होती है? इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है सभी का। कमलेश, नमिता, पीयू, द डैशिंग, रोशन, वेदांत। चलो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है, इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी की होगी। क्यों? क्योंकि सारा पूरा कुछ इसी से चल रहा है। हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो मैक्सिमम 1% ऑफ सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, उससे खाना बनाता है। देन चाहे वो आपका टेरेस्ट्रियल हो या फिर एक्वेटिक हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, वो भी सोलर एनर्जी से ही अपना खाना बनाते हैं। देन वो प्राइमरी कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं वो एनर्जी को, जिनको कि हम जू प्लैंक्टन बोलते हैं। कहाँ पे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस। और इसी तरह से हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी का मैक्सिमम कितना % ट्रांसफ़र होता है ज़रा बताएंगे? नीचे से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में मैक्सिमम कितनी % एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है? तो कितना होता है? मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 10% का होता है। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे सोलर एनर्जी को ट्रैप करके क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। कहाँ पे बनता है ये सारा काम? कहाँ पे होता है ये सारा काम? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जो क्लोरोफिल आपका मौजूद है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है, और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है उसी की वजह से, उसी में जो मैग्नीशियम मेटल है उसकी वजह से इसको ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बाकी इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? या टांसले ने दिया था। और इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। ठीक है, और कार्ल लिंडेमैन को हम जानते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 28 which among the following sessions of the INC was the first session to be presided by a lady? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन सा ऐसा पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने करी थी? तो ये था कानपुर में, तो जो 1925 में हुआ था, सरोजनी नायडू ने करी थी। सरोजनी नायडू ने करी थी। अब सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू प्रिसाइड दी सेशन ऑफ कांग्रेस, कानपुर 1925। लेकिन यहाँ पे पहली इंडियन लेडी की बात नहीं हो रही, इन जनरल लेडी की बात हो रही। तो कैलकाटा होगा 1917। क्यों? क्योंकि इसको प्रिसाइड किया था एनी बेसेंट जी ने, जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, और इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बनी थी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनी थी जरा बताएंगे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी आपकी 1873 में, और ये जब बनी थी 1875 के टाइम पे बनी थी। ठीक है, 1875 के टाइम पे बनी थी। और ये बनी थी कहाँ पे? ये बनी थी आपका जो क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था। HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट ने बनाया था। देन 1882 में इसका हेडक्वार्टर मद्रास शिफ्ट हुआ था, और देन एनी बेसेंट ने उसकी चेयरमैनशिप ली। ठीक है, 1929 का जो लाहौर सेशन है ये आपका नेहरू प्रिसाइड करते हैं। इसमें ही पूर्ण स्वराज का गोल डिक्लेयर किया गया था कि कांग्रेस का जो गोल है वो पूर्ण स्वराज है। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी। सूरत 1907 का जो सेशन हुआ था, यहाँ पे एक स्प्लिट होता है। स्प्लिट किसके बीच में होता है? मॉडरेट यानी कि जो नरम दल थे, और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गर्म दल। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यहाँ पे एक स्प्लिट होता है, दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों फिर से पास आते हैं। दोनों का फिर से रीयूनियन कब होता है? 1916 के 1916 के लखनऊ सेशन में, जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी एक पैक्ट साइन होता है, ज्ञापन होता है। इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, जो लखनऊ का होता है। जो सूरत वाला होता है इसके रास बिहारी घोष जी चेयरमैन थे, और इसके कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो 1916 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। तो 1917 इसका कैलकाटा का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक सेशन था जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था? जल्दी से बताइए। वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लोकेटेड? कहाँ पे? देखिए, पटियाला में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है पटियाला में। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है मणिपुर के इम्फाल में लोकेटेड, मणिपुर के इम्फाल में। एक क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिएगा, एंड दैट इज कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ पे लोकेटेड है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, प्लस ये बताएंगे कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ जो माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरिंग है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की अगर बात करेंगे तो ये आपका दिरांग जगह पड़ती है अरुणाचल में। दिरांग, ध्यान रखना, दिहांग या दिवांग कुछ नहीं है, दिरांग है वो। और नेहरू जो वाला है ये आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। क्लियर, आगे बढ़ें। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट मिड डे मील स्कीम, पहला राज्य कौन था जिसने कि मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था? केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो मिड डे मील स्कीम की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत आपको पता है सरकारी स्कूल में राशन मिलता है, और ये सबसे पहले तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट हुआ था 1955 में, 1955 में। ठीक है, एक स्कूल था जिसका नाम था सौराष्ट्र बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे करके वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। अब सौराष्ट्र सुन के ये मत समझिएगा कि गुजरात में है ये एक्चुअल में तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं। क्या आप लोग मार्क्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं अपने? कितने मार्क्स आए आपके 30 में? 30 में आप लोगों के कितने मार्क्स आए, जल्दी बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैस्कॉट ऑफ जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप करवाया था अभी, 25 आए हैं, ठीक है, 30, ऑलराइट 26, 30। आई डोंट काउंट करेक्ट आंसर बट आई न्यू दैट वन गॉट रॉन्ग। अच्छा, तो इसका मतलब 29 हुआ फिर क्यों? चलिए भाई, तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा इसका ओली, ठीक है, ओली जो कि एक टर्टल था। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? ये कलिंग स्टेडियम और बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, ठीक है, दोनों कहाँ, ये तो आपका भुवनेश्वर में कलिंग वाला, और बिरसा मुंडा आपका राउरकेला में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। और इसको जीता किसने था? जर्मनी ने। इंडिया ने 9th फिनिश किया था, ठीक है, जर्मनी ने जीता था इसको, और बेल्जियम को हरा के 3rd नंबर पे नेदरलैंड्स रहा था। बेल्जियम और नेदरलैंड में ही अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में वो होने वाला है, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही है, आगे बढ़ते हैं। अष्टलक्ष्मी की अगर बात करेंगे तो जो अभी रिसेंट वाला आपका क्या बोलते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, उसका ये अष्टलक्ष्मी जो था वो मैस्कॉट था, ठीक है। और जो हमारे पिछले नेशनल गेम्स हुए थे 37th नेशनल गेम्स गोवा में, उसका मैस्कॉट था मोगा, इंडियन बाइसन। और अगले वाले नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? 38, 32 द रथवा हु डवेल इन दी स्टेट ऑफ डैश परफॉर्म दी रथवा डांस ऑन दी ओकेजन ऑफ होली। तो ये जो राठवा है या फिर रथवा जो भी आप बोलें इसको, तो ये एक होली के अवसर पर इसको परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे? तो ये होता है आपका रठवा जो होता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तेलंगाना में अगर हम बात करें और कौन कौन से होते हैं, तो जैसे लंबाडी होता है ना, गुस्साडी होता है, धीमसा होता है, एक डांस भी होता है धीमसा। इसको किस वैली में परफॉर्म किया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में भी होता है। आंध्र प्रदेश की कौन सी वैली में इसको परफॉर्म किया जाता है धीमसा को? डप्पू होता है, तो ध्यान रखना धीमसा को जो अराकू वैली है ना वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है इसको, ठीक है, अराकू वैली में। गुजरात की अगर बात करेंगे तो गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, हुडो ये सब गुजरात के हैं। चरकुला इज़ अ फेमस डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चरकुला कहाँ का है? तो चरकुला है आपका उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की अगर हम और बात करें तो पहली बात तो जो चरकुला है इसको जो ब्रज रीजन है वहाँ पे इसको इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। बाकी और कौन कौन से हैं?
यूपी के कजरी, नौटंकी, ददरा, ये सब हैं आपके उत्तर प्रदेश के। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो यार देवरट्टम, कावड़ी अट्टम, कुम्मी अट्टम, कोल अट्टम, ये सब कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। और त्रिपुरा के तो अभी पीछे त्रिपुरा के देख ही चुके हैं अभी, ठीक है। जो हमने देखा था गारिया, मई माता, बीजू, हाईहा, खोजागिरी, ये सब फेस्टिवल हैं कहाँ के? त्रिपुरा के। द वर्ड कथक इज सेलिब्रेट इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कथक जो है किस शब्द से डिराइव हुआ है? तो ये कथा शब्द से डिराइव हुआ है। कथा का मतलब होता है स्टोरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला 35th, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दी गद्री गोपाल नाथ एसोसिएटेड। कदरी जो गोपाल नाथ है वो किससे एसोसिएटेड हैं? तो ये एसोसिएटेड है सैक्सोफोन से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 36, टी.एन. राजतरनम पिल्लई इज अ प्लेयर और विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? घटम, सारंगी, नादस्वरम या फिर सहनाई? पिल्लई, तो पिल्लई हमने पढ़ा था सर नेम किससे एसोसिएटेड होते हैं? नादस्वरम से। बाकी तो सब अभी हम देख ही चुके हैं रिसेंट में। 37, नुआखाई फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नुआखाई है उड़ीसा का। कैसे हम लोग याद करते हैं कि दिशा ने 6 खाई या 9 खाई? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हुए हैं वो बताएंगे। तो कलिंग महोत्सव, बाल यात्रा, कोणार्क सन टेम्पल जिसको कि हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं उड़ीसा में, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कलिंग के राजा रथ पे बैठे हैं तो रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 खाई 9 खाई इस तरह से आप याद कर सकते हैं। प्लस यहाँ के डांसेस को हम कैसे याद करते हैं कि भाई पुआ खाई, दाल खाई और डंडा लेके भाग के नाच रहा। तो पुआ से गोती पुआ, ठीक है, पुआ खाया और पुआ खाया, दाल खाई, तो दाल खाई डांस हो, यहाँ पे दाल खाई फेस्टिवल हो गया, ठीक है। और दाल खाई के अलावा गोती पुआ डांस हो गया, दाल खाई डांस हो गया, और डंडा नाच हो गया, भाग नाचा हो गया। ये सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के, ठीक है। असम की अगर बात करें तो असम के भी हम रिसेंट में देख ही चुके हैं सब कुछ, असम के भी, मेघालय के भी। और वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर फेस्टिवल का नाम बताइए क्या है? यहाँ का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का, उसको किस नाम से जानते हैं? और यहाँ का एक डांस बताइए जो कि एक क्रिकेटर के नाम पे है जिन्होंने विराट कोहली के साथ अभी एक पॉडकास्ट किया था। तो न्यू ईयर तो हो जाएगा यहाँ का पहला बैशाख, ठीक है। और गंभीर डांस हो जाएगा एक यहाँ का, ठीक है, गंभीर। अगला हमारा विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन इंडिया। तो पहली बात तो ये बताइए कि भारत का रेल नेटवर्क है कितना, और इंडिया में जो पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो किन 2 प्लेसेस के बीच में हुई थी? तो इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो रफली 68,000 किलोमीटर्स का है, 68,000 किलोमीटर रफली, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। सबसे कम कहाँ पे, लीस्ट कहाँ पे? तो लीस्ट है आपका सिक्किम में, ठीक है, लीस्ट है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, इन फेंसिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन द 2 फेंसर्स इज नोन एज? ओही ओही सर, बेटा ओही ओही बंद कर दो, हैं काफ़ी टाइम हो गया ओही ओही करते रहते हो सर। मैच भाई, मैच देखने यार फिर पढ़ाएगा कौन तुमको? है अगर हम मैच देखने चले जाएंगे तो फिर तुमको पढ़ाएगा कौन? चलो, तो बाउट, रिमाइस, पैरी क्या बोलते हैं? बाउट। ध्यान रखना बॉक्सिंग में भी बाउट ही होता है, बॉक्सिंग में भी जब हम यूज़ करते हैं बाउट ही होता है। फेंसिंग क्या होता है? एक पतली पतली सी ऐसे तलवारें टाइप होती हैं, उसको लेके लड़ा जाता है, ठीक है। इंडिया से फेंसिंग स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं कि जो सबसे जाना माना नाम है वो भवानी देवी का है। उन्होंने पिछले वाले ओलंपिक्स में यानी कि जो टोक्यो में हुए थे उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, ठीक है। अगला है, और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड आप टर्म बता दीजिए। जो हमारा इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स होता है उससे एसोसिएटेड टर्म्स के नाम बताइए जल्दी से। द फर्स्ट फील्ड हैंडबॉल वर्ल्ड, ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ये तो ऐसा इररिलेवेंट टाइप है। इक्वेस्ट्रियन की अगर बात करेंगे तो ड्रेसेज, वॉल्टिंग, ठीक है, शो जंपिंग, ये सब किससे एसोसिएटेड है? इक्वेस्ट्रियन से। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से आपको ध्यान रखना है कि अभी दिव्य कीर्ति सिंह पहली इंडियन विमेन बन गई हैं जिनको कि क्या मिला है? जिनको कि मिला है अर्जुन अवार्ड, ठीक। अच्छा बताइए, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स ऑथर? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास
अपने लेखक के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है। शैडो लाइंस आर के नारायण बिल्कुल नहीं। आर के नारायण की बुक का नाम जल्दी से बताइए, या फिर बुक्स का नाम बताइए। एक का नाम तो एम से शुरू होता है, जो बहुत ही फेमस बुक है इनकी। विक्रम सेठ की मालगुडी डेज नहीं है, एक्चुअली मालगुडी डेज इन्हीं की है जो मैं बोल रहा हूँ, एम से शुरू होती है, आर के नारायण जी की। विक्रम सेठ की है अ सूटेबल बॉय, ठीक है, कौन सी है? अ सूटेबल बॉय। कंफ्यूज मत कर देना इसको अनसूटेबल बॉय के साथ। अनसूटेबल बॉय है करण जौहर की। झुम्पा लहरी की नेम सेक है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अमिताभ घोष की ट्रेन टू पाकिस्तान नहीं है, खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह की है ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ठीक है, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ठीक है। और अमिताभ घोष की है कौन कौन सी? सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, हंग्री टाइड्स, ठीक है। तो ये कहाँ की? ये किसकी है? अमिताभ घोष जी की। बात करें आर के नारायण, मालगुडी डेज तो है ही, इसके अलावा कौन कौन सी है? द गाइड हो जाएगी, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो जाएगी, द डार्क रूम हो जाएगी, तो ये सब इनकी हो जाएंगी, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बस, ठीक है। चलो नेम सेक तो मैंने, ठीक है, नेम सेक किसकी है? झुम्पा लहरी जी की। और कोई बुक इनकी रिकॉल कर सकते हैं नेम सेक के अलावा? जो मैंने आपको बताई, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, और अनअकस्टम्ड अर्थ, अनअकस्टम्ड अर्थ, ठीक है। और कुछ और एक वो कौन थे यार, ये बताओ कि द स्वॉर्ड एंड सिकल किसकी है? स्वॉर्ड एंड सिकल, ये बुक किसकी है? अगला, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लव ह्यून सांग विजिटेड द पल्लव कैपिटल कांची। तो ह्यून सांग जो कि सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था, दूसरा चीनी शासक मतलब ट्रैवलर था, पहला कौन था जरा कमेंट में बताएंगे। तो सही आंसर इसका नरसिम्हवर्मन वन होगा, ठीक है। ह्यून सांग ने जो है विजिट किया था हर्षा के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे इसने विजिट किया था, हर्षवर्धन के कोर्ट में विजिट किया था। और हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो पुष्यभूति डायनेस्टी के एक रूलर थे। और ये चीज़ तो हमें पता ही है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? नरसिम्हवर्मन वन ने हराया था, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन इनके फादर थे। द नरसिम्हवर्मन वन मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हाँ। तो नरसिम्हवर्मन वन। अब देखो हुआ क्या कि हर्षवर्धन आपको पता है यहाँ पे रूल कर रहे थे, कन्नौज इनकी कैपिटल थी। नर्मदा रिवर को जब ये क्रॉस करके आ रहे थे यहाँ से, तो पुलाकेशिन टू ने हरा दिया। पुलाकेशिन टू को किसने हराया? नरसिम्हवर्मन वन, जो कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे। तो ह्यून सांग पहले इनके कोर्ट में गया, देन इनके कोर्ट में गया, देन इनके कोर्ट में गया। नरसिम्हवर्मन वन ने कौन सा टाइटल अज्यूम किया था पुलाकेशिन टू को हराने के बाद? वातापी कोंडा का टाइटल अज्यूम किया था। और पुलाकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिण पतेश्वर का टाइटल अज्यूम किया था, ठीक है। पहला चाइनीज़ ट्रैवलर था फा हीन, जो कि आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। और बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया था, दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया था किसने? पुलाकेशिन टू ने। सर इसके नोट्स यार नहीं है, ठीक है, इसके नोट्स वगैरह तो, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था ना, इसके नोट्स नहीं है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम पे। कौन है इसके ऑथर? मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, ठीक है। और कौन कौन सी बुक है इनकी? अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और द मॉर्निंग फेस, टू लीव्स एंड अ बर्ड, कूली, ये सब किसकी बुक्स हैं? ये सब मुल्क राज आनंद जी की बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सैयद डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसका प्रथम शासक था खिज्र खान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। और किसने बोला था कि जो सैयद डायनेस्टी के रूलर्स हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट है? तो ये बोला था याहया बिन सिरहिंदी ने। अपनी जो बुक थी, जो याहया बिन सिरहिंदी था, इसने अपनी किताब, इसकी जो बुक थी कौन सी? ये थी तारीख़ मुबारक शाही। उसमें बोला था कि ये लोग किसके डिसेंडेंट हैं?
ये प्रॉफिट मोहम्मद की डिसेंडेंट है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी थी? ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था कि उसने लिखा था कितना बेवकूफ़ शासक था। और जो तबाक़त नसीरी है, तबाक़त नसीरी, उसको लिखा था मिनहाजुस सिराज ने। इल्तुतमिश के टाइम के वो क्या थे? हिस्टोरियन थे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपको बताना है कि शाहनामा किसने लिखी थी। शाहनामा किसने लिखी थी और पादशाहनामा। तो शाहनामा ध्यान रखना है कि आपका ये लिखी गई थी महमूद ऑफ गजनवी के साथ आया। महमूद ऑफ गजनवी का कंटेम्प्रेरी था ये। कौन था? आपका क्या बोलते हैं, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, और फिरदौसी ने लिखी थी आपकी पादशाहनामा, और वो लिखी गई थी शाहजहाँ के टाइम पे। वो शाहजहाँ की बायोग्राफी थी पादशाहनामा, और जो शाहनामा थी वो आपकी काफ़ी पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो पादशाहनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया ना, मैं एक बार लिख देता हूँ कहीं उल्टा तो नहीं हो गया। ठीक है, जो पादशाहनामा है जो शाहजहाँ के बारे में थी, इसको लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने, और दूसरी वाली जो थी शाहनामा उसको फिरदौसी ने, इसको लिखा था फिरदौसी ने। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हु मूव्ड द रेजोल्यूशन प्रपोजिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू बी हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सैफ्रॉन, वाइट एंड डार्क ग्रीन इन प्रपोर्शन। तो ये किसने बोला था कि मतलब इस तरह से सैफ्रॉन डार्क ग्रीन और वाइट होना चाहिए? ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ऑप्शन नंबर बी। और हम कमेंट में ये बताइए कि पहले फॉरेन सॉयल में झंडा फहराने वाला पहला कौन था? फॉरेन सॉयल में इंडिया का फ्लैग होइस्ट करने वाला पहला कौन था? तो ये थी हमारी मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा, MBC। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में इंडिया का झंडा फहराया था, और इस झंडे को वापस कौन लेके आया था इंडिया में? उसको इंदुलाल याग्निक वापस लेके आए थे। नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िए, आंसर करिए क्या सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा नीति आयोग का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? कूली अनटचेबल सही है। सर हमने 17 सितंबर को आपका GS 2.2 बैच लिया। आपने कहा था यूट्यूब पे बैच आ जाएगा GS 3.2 में, लेकिन मैंने तो 17 सितंबर को। हाँ सफिशेंट तो है ही है, बाकी एक बार बोल देना कि अगर आपको वो होना है तो। ठीक है, शिफ्ट। चलो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि करेंसी प्रिंट करने वरने का काम किसका होता है ये सब? ठीक है, ये काम होता है जो आपका RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। ठीक है, उनको सर्कुलेट करना और ये सब करना, ना कि नीति आयोग का। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को बनता है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी हैं। और CEO कौन है ज़रा बताएंगे अभी करंट में? CEO कौन है नीति आयोग के? और क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीति आयोग में? तो नीति आयोग आपकी एक ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई आर्टिकल है, ना तो कोई किसी एक्ट के थ्रू बना है, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बना है। करेंसी नोट्स, ठीक है, तो ये करता है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर्कुलेट करने का काम भी उसी का ही होता है। 46 हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के शांताराम, KC न्योगी, अशोक कुमार चंद्रा या फिर PV राजमन्नार? तो PV राजमन्नार अभी मैंने बताया सेंटर स्टेट रिलेशन का जो एक कमीशन बना था इनके चेयरमैनशिप में। फाइनेंस कमीशन के पहले चेयरमैन KC न्योगी। सांता नाम जो कमेटी बनी थी ना, इसके रिकमेंडेशन पे आपका CVC दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और CBI का गठन हुआ था। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 280 अनुच्छेद नंबर 280 में इसके बारे में मेंशन्ड है। तो ऑब्वियस से बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। 1+4 का कॉम्पोजिशन होता है, एक चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स होंगे। पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन न्योगी थे, लेकिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वो थे आपके षणमुखम चेट्टी। ठीक है, पहले अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में तो मेंशन्ड है, लेकिन इसकी ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल नंबर 281 में मेंशन्ड है। 16th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी 16वां वित्त आयोग जो है बन रहा है और इसकी वर्किंग शुरू होगी 2026 में, अप्रैल 2026 से। तो ये जो 16वां वित्त आयोग है, इसमें अगर हम बात करें चेयरमैन कौन होने वाले हैं, लिखूंगा नहीं यार, ठीक है, अपना लिखो आराम से। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि मैं कई बार लिखवा चुका हूँ। अरविंद पनगड़िया चेयरमैन होंगे। अजय नारायण झा मैं लिख देता हूँ, चलो अरविंद पनगड़िया तो सबको पता होगा।
अजय नारायण झा, ये एक फुल टाइम मेंबर हैं। एनी मैथ्यू जॉर्ज, ये एक फुल टाइम मेंबर हैं। मनोज पांडा, डॉक्टर मनोज पांडा, ये है मेंबर। और इसमें आपकी सौम्या कांति घोष, ये पार्ट टाइम मेंबर हैं। सौम्या कांति घोष, ये पूछ सकता है आपसे। और इसमें जो सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं वो ऋत्विक रजनम पांडे, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऋत्विक पांडे याद कर लो, ये सेक्रेटरी बने हैं किसके, ये जो अभी आपका बना है क्या, 16th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह थे, 14th के वाईवी रेड्डी थे, ठीक। एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज विपाशा, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? सतलज, रावी, चेनाब या फिर ब्यास? विपाशा। तो विपाशा जो है ये नाम है आपका ब्यास का, ब्यास और विपाशा थोड़ा सिमिलर सा साउंड हो रहा है। अगर हम बात करें सतलज का पुराना नाम शुतुद्री, कहाँ से निकलती है? राकस लेक से, राकस ताल से निकलती है। कहाँ पे इंडिया से किस पास से एंटर करती है जरा बताइए, जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है? रावी का आपका पुरुषनी है, चेनाब का अस्किनी है, झेलम का वेतास्ता है, और ये एंटर करती है शिपकीला पास से। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड सतलज इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये राकस लेक जो कैलाश मानसरोवर के पास में वहाँ से निकलती है। 48 इंडियाज़ टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगी 7516 किलोमीटर। अगर वैसे हम बात करें तो 6100 किलोमीटर है मेन लैंड की। इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट किसकी है? लॉन्गेस्ट है अंडमान और निकोबार की, 1962 किलोमीटर्स। अंडमान एंड निकोबार 1962 किलोमीटर्स। ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि स्टेट और यूटी जब दोनों को मिला लेते हैं। और अगर हम बात करें गुजरात ओवरऑल आता है, अगर हम बात करें स्टेट्स की, ठीक है, स्टेट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? गुजरात आ जाएगा। और गुजरात की कितनी लेंथ है रफली? तो रफली आप मान के चलो कि 1200 कुछ, कहीं कहीं पे आपको 1600 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुझे खुद ये नहीं पता कि क्यों मतलब यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, लेकिन हाँ जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में आता है तो उसमें 1214 माना गया है, ठीक है, 1214 किलोमीटर, ठीक है। शॉर्टेस्ट किसकी है? गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे आंध्रा आता है, आंध्रा के बाद थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, और जो गोवा है उसकी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है। इट हैज़ दी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। अगला है 49, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द सब्सटैंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग द समर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जो इंडिया है यहाँ पे क्यों बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून पे? तो भाई मानसून यार मैं आपको बता चुका हूँ, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो नहीं सकता पूरी ज्योग्राफी में। मैं फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ, बस आराम से सुनना है तुम्हें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तुम्हें पहले से या फिर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता हैं। देखो पहले तो प्री मानसून शावर पता होना चाहिए कि मानसून आने से पहले जो बारिश होती है उसको हम प्री मानसून शावर्स के नाम से जानते हैं, जो शाम के टाइम पे थोड़ी ठंडक लेके आते हैं। उसको हम साउथ इंडिया में ब्लॉसम शावर या फिर मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंगो की राइपनिंग और कॉफ़ी का जो फ्लावर होता है उसकी ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं केरल और कर्नाटक वाले रीजन में, ठीक। देन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इनको नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। नॉर्वेस्टर को अब हम वेस्ट बंगाल में पहला बैसाख नहीं, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, और असम और बांग्लादेश में बरदौली चीरहा के नाम से जानते हैं। नहीं याद है सर लिखो, मेरा काम नहीं है लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं अनंत बार लिख चुका हूँ इन सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद क्या होता है? मानसून आता है। मानसून कब आता है? ये जून के महीने में आता है। इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन से क्योंकि ये हवाएं आती हैं तो इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। मानसून इज़ डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स रिवर्सल ऑफ विंड। यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है मेडागास्कर के ईस्ट में, और यहाँ इंडिया में लो प्रेशर, तो ये सब यहाँ पे आती हैं भाग के। देन इसकी दो स्ट्रीम आ जाती हैं, ये तो है अरेबियन सी ब्रांच और ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहले अंडमान निकोबार में बारिश करेगी और अरेबियन सी ब्रांच पहले यहाँ पे वेस्टर्न घाट में बारिश करेगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक टाइप ऑफ रेनफॉल होती है जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, यानी कि पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल
तो होता कुछ यूँ है कि इस तरह से यहाँ पे इसकी चढ़ाई होती है, यहाँ पे बादल बनते हैं और यहाँ से यहाँ पे खूब बारिश होती है, तो इसी रेनफॉल को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसको बोलते हैं विंड वर्ड साइड। इस पर मैंने रील भी बनाई थी अभी, आपके केरल के वायनाड में बहुत भयंकर फ्लड्स आए थे, तो उस पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था पूरा इसमें ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ करके। तो इसको विंड वर्ड साइड बोलते हैं, इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, जहाँ बारिश नहीं होती है। क्यों? ये पूरी बारिश तो यहीं पर हो गई। क्यों हो गई यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने पहाड़ों ने तुरंत इसको चढ़ा दिया। जैसे नहीं तुम किसी को हवा में चढ़ा दो, अरे भाई क्या लग रहा है यार, तुम क्या हो लग रहा है, एकदम एकदम जच रहे हो भाई, तो एकदम वो क्या ना हवा में चढ़ जाएगा। वो जब हवा में चढ़ जाएगा तो पूरी बारिश वहीं कर देगा, आगे के लिए उसके पास कुछ एनर्जी बचेगी नहीं, तो आगे बारिश होगी नहीं। तो ये जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते थे वेस्टर्न घाट की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अंडमान निकोबार में होगी। देन यहाँ पे गारो खासी जयंतिया यहाँ हिट करेंगे। यहीं पे मौसिन राम है, खासी हिल्स में ही मौसिन राम है, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। अभी कल ही सवाल पूछा है, एन नंबर ऑफ टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। देन ये क्या है कि अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से आएगी। देन बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है ऐसे यहाँ से टकरा के यहाँ पे आएगी, दोनों पंजाब प्लेन्स पे मीट करेंगी। पंजाब प्लेन्स पे यहाँ पे 15 जुलाई तक पूरे भारत में बारिश मानसून आ चुका होता है। देन लेट ऑफ सितंबर, जैसे अभी का टाइम है, अभी मानसून जाने का समय आ चुका है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से सबसे पहले रिट्रीट करता है, चलना शुरू करता है। देन कुछ इस डायरेक्शन में निकल के आता है बाहर, ये लौटता हुआ मानसून, इसीलिए इसको बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, इसी को लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। ये बारिश करता है यहाँ कोरोमंडल तट पे। कहाँ करता है? कोरोमंडल कोस्ट में, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में गर्मियों के टाइम बारिश नहीं होती है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बारिश होती है, सर्दियों के टाइम पे बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, लौटते हुए मानसून की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। विच लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेट्स बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी? कौन सा लॉ है जो बोलता है कि खराब मनी अच्छे मनी को बाहर निकाल देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? बख्तर, ओम, ग्रेशम, गॉस। समझ में आ गया ना सबको? ऐसा तो कोई नहीं कि सर अच्छे से आप नहीं बनाए, साफ साफ बना के समझाइए, ऐसा तो नहीं ना कोई कि साफ साफ बना के समझाइए। हमारे इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली। ग्रेशम, अच्छा ग्रेशम इसका आंसर दे रहा हो गया। अच्छा हाँ, ओम्स लॉ तो बिल्कुल, ओम्स लॉ कब आया था? ये 1827 में आया था, 1827 में। और इसने क्या बोला था? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं से आपका आर नाम का एक कांस्टेंट आता है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, एसआई यूनिट ओम होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी से बताएंगे। ग्रेशम्स लॉ सही हो जाएगा, गॉस लॉ तो इससे एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा इकोनॉमी से ही मुझे याद आया कि फिशर इक्वेशन, फिशर इक्वेशन लिखना जरा, फिशर इक्वेशन कमेंट में लिखना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है आपका ओम मीटर, ठीक है। कंडक्टेंस की अगर बात करेंगे तो सीमेन होता है, ठीक है। इंडक्टेंस की अगर बात करेंगे तो हेनरी होता है, और कैपेसिटेंस की अगर बात करेंगे तो फैरड होता है। फिशर इक्वेशन होता है mv इज इक्वल टू pt। फिशर ने ही, इरविंग फिशर ने ही मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट रखा था हमारे सामने, ठीक है, मनी इल्यूजन का। तुम लोगों को मैंने ये बताया कि नहीं? मतलब बताया तो है ही है, लेकिन ये जो 150 वाली क्वेश्चन सीरीज थी इसमें ये M0, M1, M2, M3, M4 बताएं कि नहीं बताएं? क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो इस 150 के भरोसे ही जाएंगे कि ये 150 क्वेश्चन। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें करवा दूँ। सारी तो नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों को 95% लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाया तो अगर बता दो तो ये भी मैं चीज़ आपको बता दूँ। M0, M1, M2, M3, M4। और क्या मैंने करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये सब बताया कि नहीं बताया? क्वेश्चन 32 प्लीज़ चेक करें। अब आप बोल रहे हो, एक सेकेंड रुको, बोला है नोप, नहीं 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 बताया। अच्छा ठीक है, बता देते हैं अभी, ठीक है। रथुआ क्या, रथुआ क्या गुजरात से हैं? स्टेट गुजरात होगा यार इसका, ठीक है, गुजरात होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, यस। होली के टाइम होता है रथुआ का जो है ना ये डांस, गुजरात में होता है ये। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको करेक्ट कर लेना, 32 को, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी कौन से क्वेश्चन में आ चुके थे? ये M0, M1, M2, M3, M4 देखना। तो देखो ये क्या होते हैं। M0 को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। पहले तो ये समझ लो कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या बेस मनी। M1 को बोलते हैं नैरो मनी, या फिर कभी कभी
M1 और M2 को दोनों को मिला को नैरो मनी बोल देते हैं। M3 को ब्रॉड मनी या फिर एग्रीगेट मनी के नाम से जानते हैं, या फिर M3 और M4 दोनों को कलेक्टिवली ब्रॉड मनी बोल देते हैं। ठीक, हाँ जी। तो M0 में क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन या फिर करेंसी इन यूज़ प्लस डिपॉजिट्स विद RBI, ऐसे याद कर लो। ठीक है, डिपॉजिट्स विद RBI। मैं सिर्फ उतना करवा रहा हूँ, डीप में नहीं, जितने से आपको सवाल बन जाएगा। पहले तो सवाल इसी से बनेगा, हाई पावर्ड मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, एग्रीगेट सोर्स ऑफ मनी किसको बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी। ये चीज़ क्लियर हो गई। M1 में क्या होता है, M1 में ऐसे याद कर लो, M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मत भूलना कहाँ पे है, M1 में। ठीक है, और M3 में क्या है, M3 में M1 को उठा लो और टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। तो इसमें M3 में ये मत भूलना कि टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट्स हैं, ये मत भूलना। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग होती हैं जो वो, और M4 इज M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये ध्यान रखना है बस, किसमें डिमांड डिपॉजिट होता है, इसमें टाइम डिपॉजिट होता है, इसमें पोस्ट ऑफिस की सारी डिपॉजिट्स होती हैं M4 में। हु चेयर्स दी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन इंडिया, तो भारत में मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है। आखिरी के 10 क्वेश्चंस में आ चुके हम लोग। तो ये 6 मेंबर्ड कमेटी होती है। पहली बात तो चेयरमैन करता है जो गवर्नर होता है RBI के, जो भी शक्तिकांत दास है। पहले कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन कौन थे, CD देशमुख थे। हिल्ट और जो आपका क्या बोल रहे थे उसको, कौन सा कमीशन था जिसके रिकमेंडेशन पे ये बना था आपका RBI, कौन सा कमीशन था जिसके रिकमेंडेशन पे ये बना था, वो कमीशन बना था 1926 में। और ये अगर हम बात करें RBI तो ये बनता है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो हिल्टन यंग कमीशन था वो। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन इसके रिकमेंडेशन में बना था। 1 अप्रैल 1935 को बना था। इसको बैंक ऑफ बैंक के नाम से जानते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं इसको। इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं। RBI की अगर बात करें तो ये जो नोट्स है उसका प्रिंटिंग का काम करता है, प्लस यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठाता है और यही मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज़ करके मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, हमें क्वांटिटेटिव के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछा था क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में आता है जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, MSF दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो आउटराइट परचेज होता है जिसमें कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल या बाई किया जाता है। दूसरा रेपो रेट होता है। रिवर्स रेट, रेपो रेट और MSF को यूज़ किया जाता है कहाँ पे, कॉल मनी रेट में यूज़ किया जाता है इन दोनों को। बैंक रेट वो रेट होता है जिससे कि लोन लेता है बैंक किससे, RBI से। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जिसको कि हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ये वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें कि RBI मार्केट से पैसे को खींचना चाहती, कम करना चाहती। वो नहीं चाहती कि लोगों के हाथों में पैसा रहे। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो RBI ये चीज़ें करती है। कैसे करती, सबको बढ़ा डालती है, सबको बढ़ा देना है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, CRR, SLR सबको बढ़ा देना है। और आउटराइट परचेज में क्या करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देना है कि लो भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो और पैसा हमको दे दो, लोगों से बोलती है RBI। ठीक, क्वालिटेटिव क्या होता है और इसका उल्टा क्या होता है, अगर लोगों के हाथों में पैसा देना है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फिर डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें घटा दीजिए इन सबको जितने भी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई कर लीजिए। ये तब होता है जब डिफ्लेशन इकोनॉमी में होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, तो क्वालिटेटिव में आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है इनको बढ़ा दीजिए। बारिश होने लगी यार, जल्दी क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है बढ़ा दिया जाता है अगर कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी करनी है। और क्या क्या होता है आपका इसमें, क्या भयंकर बारिश हो रही यार, जल्दी क्लास करो भाई, अब टाइम नहीं है मुझे नहाने जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा, गवर्नर RBI। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी सारी चीज़ें कि किससे क्या बनी थी और RBI कब नेशनलाइज हुआ था। तो RBI एक्ट आया था 1949 में। 1949 में ये क्या हुआ था, RBI दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था। ये RBI की बात हो रही नेशनलाइज की। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, व्हेन वर 14 बैंक्स नेशनलाइज इन इंडिया, ये बताइए जल्दी से।
इफ़ u is the object distance, v is the image distance and f is the focal length of a spherical mirror, then which of the following is a correct expression for the mirror formula? 1969, बिल्कुल 1969 में हुई थी वो। चलो वही तो सही आंसर क्या होगा? आवाज़ आ रही तुम लोगों को बारिश की? नहीं आ रही? सुनो सुनो सुनो, आ रही होगी। चलो, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1 + v + 1/v + 1/u = 1/f। तो मिरर हमारे दो तरह के होते हैं। ये होता है कॉनकेव। भाई मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पता है। और ये होता है कॉन्वेक्स, लेकिन हमारे यहाँ बारिश हुई नहीं इस बार उतनी ज़्यादा। पता है ना कि अच्छा लगता है तो नहीं होगा, भाव खा रहा है। तो ये कॉनकेव मिरर है। अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि वो पूछता है कि इनवर्ड सरफेस इसमें जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और जो आउटवर्ड होती है वो पॉलिश्ड होती है। तो इनवर्ड यहाँ रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ जो सरफेस आपकी कर्व्ड आउटवर्ड है वो रिफ्लेक्टिंग है। ये क्या है? कॉन्वेक्स। क्या भयंकर बारिश हो रही है यार। आवाज़ आ रही होगी नहीं? तो ये मिरर फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपसे इमेज फॉर्मेशन पूछता है कि अगर फोकस पे रखा हुआ है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है तो कहाँ पे इमेज बनेगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो ध्यान रखना, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनती है इमेज, ठीक है। और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे बियॉन्ड रखा हुआ है, तो फोकस और क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी इमेज। और अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हो आप? तुम समझे? तुम नहीं समझे? हैं? कुछ समझ आ रहा है? हाँ। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। समझ रहे हो? ये चीज़ और ये चीज़ कैसा है ये चीज़? समझ में आया कुछ? कि जैसे जैसे आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो फोकस पे इमेज है। हम थोड़ा सा पास लाए ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी, तो इमेज थोड़ा दूर गई फोकस से। हम और पास लाए ऑब्जेक्ट को, इमेज थोड़ा और दूर गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम और पास लाए ऑब्जेक्ट को, इमेज और दूर चली गई। हम और पास लाए, इमेज भाग गई इन्फिनिटी पे। ये 5 केसेस आपको याद रखना है जहाँ पे रियल इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे रियल इन्वर्टेड, क्लियर। यहाँ पे एकमात्र केस होता है जहाँ पे बिटवीन पोल और फोकस में रखते हैं, जहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। ये एकमात्र केस है जहाँ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। रियल का मतलब होता है वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, और वर्चुअल का मतलब आभासी, और इरेक्ट का मतलब सीधी। और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं। कॉनकेव जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कॉन्वेक्स लेंस का अगर इमेज फॉर्मेशन पूछ लेगा तो कुछ इसी तरह से ही बनेगा आपका। कॉन्वेक्स लेंस फार्मूला अलग होता है। लेंस फार्मूला होता है 1 - v - 1/u = 1/f। ये लेंस फार्मूला होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो क्योंकि मैग्नीफाइंग मिरर होता है तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ शेविंग मिरर के तौर पे। सोलर ब्लास्ट फर्नेस, सोलर आज पता है तुम लोग कि मैं ये पीपीटी स्लाइड बना रहा था सुबह बैठ के, ये बंदर आ गया एक, सही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं भागा अंदर की तरफ, मैंने कहा भाई मुझे अभी क्लास भी लेनी है, जाने दो मुझे, छोड़ो। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बंदरों का प्रकोप काफ़ी रहता है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन हाँ काफ़ी सीधे साधे हैं, ऐसा कोई हर्ट नहीं करते हैं। मैं बैठा आराम से, वो आया चला गया, मैंने कहा बाय 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 बाय, तो बाय बाय करता हुआ चला गया। वो शेविंग के तौर पे यूज़ करते हैं, सोलर ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी आपको चीज़ें मैग्नीफाई करके देखनी होगी वहाँ पे यूज़ होता है, या फिर जैसे कि इसको डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करते हैं तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है तो इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? एज अ रियर व्यू, ठीक है। रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो बहुत सारी चीज़ों को जब हमें छोटे से इसमें मिरर में देखना होता है तो इसका कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कमेंट में आप बताएंगे कि जो लेंस का पावर होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं, पावर ऑफ लेंस को।
अगला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप। हनुमान जी थे। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है। अच्छा, सैटरडे या ट्यूसडे होता तो ज़्यादा ठीक रहता नहीं। थैंक गॉड बंदर बच गया, बहुत मारे जाओगे। ठीक है, डायोप्टर। डायोप्टर जो है ये पावर ऑफ लेंस है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप, तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। हेनरी मॉजले जी ने ये टर्म मतलब ये सिंबल्स दिए थे, ध्यान रखना। ठीक है, आइसोटोप के अगर हम यूजर्स की बात करें तो यूरेनियम का आइसोटोप हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में। हम कोबाल्ट 60 को यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन को यूज़ करते हैं ग्वाइटर घेंघा के ट्रीटमेंट में। कार्बन 14 से हम डेटिंग करते हैं। ठीक है, मतलब एज निकालते हैं रॉक्स वगैरह की। ये आइसोटोप होते हैं। आइसो बार क्या होते हैं? आइसो बार होते हैं सेम एटॉमिक मास, यानी आइसोटोप का जस्ट उल्टा। समस्थानिक बोलते हैं आइसोटोप को, आइसोबार को समभारिक बोलते हैं। ये हो गया। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन होते हैं जिनमें सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है। सेम क्या होता है? न्यूट्रॉन नंबर होता है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? तो सर जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर घटा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सोडियम को लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक मास होता है 23। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, होंगे कितने? 11। और एटॉमिक मास क्या होगा? तो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो ये 23 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 में आप 11 घटाइए और आपको मिल जाएगा 12। ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई एटम होता है तो उसका जो पूरा मास होता है उसके न्यूक्लियस में डिसाइड करता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के बनता है। इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे शेल में घूमते रहते हैं, शेल्स में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये किसने बोला था? ये रदरफोर्ड ने बोला था, अपना जो अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल में उन्होंने स्कैटर करवाया था, बम्बार्ड किया था। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि पूरा मास सेंटर में होता है, और इन्होंने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की। ठीक है, और बाद में प्रोटॉन को नेम किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, क्योंकि कई बार होता है क्या कि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है इनमें से रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी? तो ऑप्शंस में होता है प्रोटॉन और ऑप्शन में होता है न्यूक्लियस। तो काफ़ी लोग प्रोटॉन मार देते हैं, फिर बोलते हैं सर इसका आंसर तो न्यूक्लियस निकला है। तो पहले यू विल गिव प्रायोरिटी तो न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। प्रोटॉन तो पहले भी डिस्कवर हो चुके थे, गोल्ड स्टीन ने किए थे इन द फॉर्म ऑफ कैनाल रेज, लेकिन वो नेम नहीं कर पाए थे उसको। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं होगा न्यूक्लियस तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन मार्क करेंगे। ईंट पर नाच इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोज करी थी, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और नाच ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, जेम्स चैडविक ने करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में हम आर्गन या फिर नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। और आर्गन को और हम पता है कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो डबल पेन विंडो ग्लासेस होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। डबल पेन इस तरह से होते हैं तो वहाँ पे भरते हैं ऑर्गन को बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और हाइड्रोजन के बारे में तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है हमारा सन का, ग्रुप नंबर 1A से बिलोंग करता है। हेलोजन हमारा ग्रुप नंबर 17 होता है। आखिरी के 5 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? इनमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल का उदाहरण कौन सा है? सर स्पैम, कौन स्पैम कर रहा है भाई? कौन स्पैम कर रहा है? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? ठंडा खून होता है इनका। तो टर्टल्स और स्नेक दोनों ही कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल जरा बताओ ये वर्टिब्रेट्स होते हैं या इनवर्टिब्रेट्स होते हैं? और ना बता पाए ना तुम, बता रहे हैं तुमको फिर अभी। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। और कितने चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में? कितने चैम्बर होते हैं? तो रेप्टाइल्स की जब हम बात करते हैं सरीसृप इनको बोलते हैं हिंदी में। और ये क्या मैंने पूछा था? हाँ, ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? वर्टिब्रा जिसमें देखने को मिलती है, यानी कि हमारे नोटोकॉर्ड से होते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है? कौन सा फाइलम होता है जिनमें कि हमें मतलब नोटोकॉर्ड जिनमें देखने को मिलती है उनको हम बोलते हैं कोरडेट्स। ठीक है, तो कोरडेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। चैम्बर 3 होते हैं। ये तुम मुझसे अभी मतलब तुम मुझसे एग्रीमेंट साइन करवा लो, क्या बोलते हैं 10 रुपये के टिकट में लिखवा लो, क्या होता है उसको स्टाम्प में लिखवा लो, चाहे किसी में लिखवा लो, मेरी तुम जायदाद लिखवा लो,
ये क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं जो अभी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो आपका मतलब मल्टीपल हैं, इन्हीं में से मतलब आएगा या फिर सारे ही आएंगे। फिश हो गया, रेप्टाइल हो गए, एव्स हो गए यानी पक्षी हो गए, मैमल हो गए, इनमें कितने चैम्बर का हार्ट होता है और कौन गर्म खून वाला है और कौन ठंडा खून वाला है, यानी वार्म ब्लडेड कौन है और कोल्ड ब्लडेड कौन है। तो फिश 2 चैम्बर होते हैं इनके, रेप्टाइल 3 चैम्बर होते हैं, एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन का नाम बताइए, अपवाद कौन सा है वो। एव्स पक्षी 4 चैम्बर होते हैं और मैमल में भी 4 चैम्बर होते हैं। ये दोनों होते हैं गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड। रेप्टाइल होता है कोल्ड ब्लडेड। जैसे रेप्टाइल में तो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल बताया, ठीक है। आपका क्रोकोडाइल हो जाएगा जिसका 4 हार्ट का चैम्बर होता है, एक्सेप्शन होता है। आपका क्या बोलते हैं उसको, चैमेलियन, ऐसा उसकी तरह होता है, बड़ी सी छिपकली की तरह, बड़ी छिपकली होती है रंगीन रंगीन करके, चैमेलियन बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ ध्यान रखने से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। स्टिएप्सिन द एंजाइम विच कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज सेक्रेटेड बाय, कौन करता है सर? घर का एड्रेस और ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबके नाम थोड़ा थोड़ा कर देंगे, ठीक है। सबके नाम घर और थोड़ा कर देंगे, घर में कब्जा कर लेना तुम लोग मेरे। स्टिएप्सिन, तो इसको पैनक्रियास सेक्रेट, अरे बारिश बंद हो गई लो, हैं कैसी बात है ये सब। तो स्टिएप्सिन को जो है पैनक्रियाट सेक्रेट करते हैं। तो हमें पता है कि जो डाइजेशन पूरा होता है, समझ लो डाइजेशन कैसे होता है, ये तुम्हारा मुंह है, ठीक है। तुमने मुंह में रखा खाना, ठीक है। अब मुंह में जैसे तुम खाना रखते हो तो यहाँ पे सलाइवा सेक्रेट होता है। वो सलाइवरी एमाइलेज जो होता है एंजाइम, वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करता है। देन ये है तुम्हारा ईसोफेगस, यानी कि जिसको ग्रास नली बोलते हैं। यहाँ से खाना जाएगा कहाँ पे, यहाँ से खाना जाएगा ये तुम्हारे पेट में। अभी तो तुम ड्राइंग देखना, कैसी ड्राइंग निकल के आएगी अद्भुत, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। आज से 1000 साल बाद जब खुदाई वुदाई होगी ना तो इसमें ही मिलेगी, और फिर ये जो है $बिलियन में बिकेगी। ये देख लेना पेंटिंग, जैसे पिकासो की बिकती है ना, अभी बिकी थी ना वुमेन विद अ वॉच करके पेंटिंग, बहुत करोड़ों में, कितने जाने कितने करोड़ों में बिकी, आई थिंक 300-400 करोड़ में बिकी। वैसे ये भी बिकेगी, देखना तुम, ठीक है। बस देखना क्या 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 प्रतिभा निकल के आती है, अभी देखना तुम। तो स्टमक में जो है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, जिसमें कि मेनली होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम होता है हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार देना, प्लस मीडियम को एसिडिक बनाना, सो दैट कि जो पेप्सिन है वो फंक्शन कर सके। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड से ब्रेक करना, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है। और इसमें इनर जो डेलिकेट लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि HCl बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स लगी हुई। क्या है ये स्फिंक्टर मसल्स हैं जो कि अलाउ करेंगे खाने को कहाँ पास होने के लिए, जो खाने को अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होने देंगी, ठीक है। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पास होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और हीलियम। यहीं पे मेजर डाइजेशन होता है, ज़्यादातर खाना यहीं पे डाइजेस्ट होता है, मेजर डाइजेशन यहीं पे होता है। लेंथ 7 से 8 मीटर की होती है, और यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं विली, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका एक लीवर, ठीक है, लीवर होता है यहाँ पे होता है आपका ऐसे पैनक्रियास। लिवर क्या होता है, लिवर आपका सेक्रीट करता है क्या, लिवर सेक्रीट करता है आपका बाइल जूस। यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, उसमें भर के रखता है क्या, बाइल जूस को सेक्रीट करता है लिवर, लेकिन गॉल ब्लैडर को भर के रखता है। तो जो बाइल जूस है इसका काम होता है, पहली बात तो बेसिक मीडियम बनाता है, मीडियम को पूरा बेसिक कर देगा, ठीक है। दूसरा काम ये होता है कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, इमल्सिफिकेशन करेगा, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ेगा। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो पैनक्रियाज है, ये जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। लिवर के बारे में ध्यान रखना, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। इसकी जो सेल्स हैं वो क्यूपफर सेल्स कहलाती हैं, जिससे पावर ऑफ रीजनरेशन इसको मिलता है। तो पैनक्रियाज जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट करेंगे। बाइल जूस कहाँ पे सेक्रेट किया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट करेंगे। तो पैनक्रियाज का में होता है पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती हैं, जिसमें कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होती है लाइपेस, जो इस फैट को और फैटी एसिड में तोड़ देंगे, ठीक है। तो स्टिएप्सिन जो है ये एक एंजाइम होता है, स्टिएप्सिन और लाइपेज दोनों का सेम काम होता है। और अगर बात करेंगे तो इसमें होता है आपका, और ये ट्रिप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, लेकिन इसको बेसिक मीडियम चाहिए, जो कि बाइल जूस ने बना के दिया। यहाँ पे किसने पेप्सिन के लिए बना के दिया था, एसिडिक मीडियम HCl ने, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पे जाएगा,
अब ये जाएगा बड़ी वाली आंत में जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, बड़ी वाली आंत में, ठीक है। तो बड़ी वाली आंत ये है, अरे तुम ड्राइंग देखना मेरी अभी तुम, ठीक है, ये पीछे से आ रही है एकदम ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये बड़ी वाली आंत है ये, ठीक है। तो बड़ी वाली आंत में ऐसे कोलॉन करके एक स्ट्रक्चर होता है जो वाटर एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, जो खाने में थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसको एब्जॉर्ब करेगा, यही अपेंडिक्स करके होता है जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा और ड्राइंग को और अच्छा बनाते हुए, ठीक है, यहाँ से जो है अब ऐसे, बाकी आगे का मैं नहीं बनाऊंगा अब। तो यहाँ पे जो है रेक्टम होता है, रेक्टम, एंड देन उसके बाद आता है एनस, ठीक है। तो ये है पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, तो रेक्टम और एनस। तो कोलॉन के बारे में पता होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो 1 से 2 मीटर की उसकी लेंथ होती है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नली बोलते हैं, वो पार्ट जहाँ पे खाना गया है, मुंह में, मुंह पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल का, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ऑर्डर में ध्यान रखना, पूरा ऑर्डर में लगाने को पूछता है। लिवर और पैनक्रियाज इसका पार्ट नहीं होते क्योंकि खाना यहाँ पे नहीं गया। दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, खाना यहाँ डायरेक्टली गया नहीं है लिवर और पैनक्रियाज में, ठीक है। और ये जो हुआ है ना फूड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एसिमिलेशन बोलते हैं इसको। चलिए 57th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। सर लिवर बॉडी से बाहर निकल गया 7 करोड़, पिकासो भी फेल, लियोनार्डो द परमार, ये सही है, लियोनार्डो दी परमार सर। हाँ सोयाबीन के बीज, सोयाबीन नहीं वो राजमा है। चलो ये तो आते हैं बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवॉश और बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ अंबर जो है वो सेकेंड कार्नेटिक वॉर का पार्ट था 1749 में, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ वांडीवॉश 1760 थर्ड कार्नेटिक वॉर का ये पार्ट था। कार्नेटिक वॉर किसके बीच में हुए थे, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही आंसर हो जाएगा, ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लासी में आपको पता है नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला जो थे नवाब सिराजुद्दौला, वो इसमें मतलब इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था। कौन लीड कर रहा था यहाँ पे, क्लाइव लीड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को। जीत किसकी हुई थी, मतलब इन्हीं की जीत हुई थी, विक्ट्री, ठीक है। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये डिसाइसिव माना जाता है बिकॉज बंगाल एक गढ़ था। बंगाल 40% जो पॉपुलेशन थी ब्रिटिश इंडिया की वो यहीं पे रहती थी, और ये बहुत ही रेवेन्यू का काफ़ी बड़ा सोर्स था। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये काफ़ी डिसाइसिव वॉर था प्लासी, जिसने कि ब्रिटिशर्स की पोजीशन को इन दी इंडिया कंसोलिडेट कर दिया। जो बची रही कसर थी वो बक्सर ने पूरी कर दी थी 1764 में। इसमें हमें पता है कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को बिठाया जाता थ्रोन पर, उसके बाद मीर कासिम को बिठाया जाता थ्रोन पे। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय या फिर शाह आलम सेकंड जो उस समय मुगल शासक था, तीनों मिल के लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। हेक्टर मुनरो ने लीड किया था ब्रिटिश फोर्सेस को, हार गए थे तीनों। और उसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी 1765 में, जिसके थ्रू डुअल गवर्नमेंट लेके आया था रॉबर्ट क्लाइव कि निज़ामत जो फंक्शंस है, पुलिस के फंक्शंस, वो आप देखो, जो रेवेन्यू फंक्शंस है, दीवानी फंक्शंस, वो हम रखेंगे। इसको ख़त्म किया था किस पर्टिकुलर गवर्नर जनरल ने, जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। उसने कब ख़त्म किया था उसको, ये 1772 में बताना है आपको। तो अगर दोनों ऑप्शन में होंगे प्लासी और बक्सर, और पूछेगा कि कौन सा डिसाइसिव वॉर था जिसने पूरी तरह से ब्रिटिश की पोजीशन कंसोलिडेट कर दिया, आंसर भी बक्सर। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो समझ रहे हैं आप, क्योंकि प्लासी से जो बची रही कसर थी वो बक्सर में पूरी हो गई थी पूरी तरह से, ठीक है। मतलब पूरी, जैसे होता ना कि सांप को मारा लेकिन कभी कुछ जिंदा है, वो कभी भी डर सकता है, मुंह उसका कुचल दिया ऐसे करके, देखा होगा आपने कुछ लोगों को मारते हुए। तो वो ऐसा टाइप है कि वो अब कभी वो मुंह उठा ही नहीं पाएगा, उसका फन अब पूरी तरह से उसको मार दिया बक्सर में, वो जो बची रही कसर थी वो पूरी हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इन इंडिया दी नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया था डुअल गवर्नमेंट को, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? 58th भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद खेल, जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उनका जन्म हुआ था, जिनको कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए आप जरा, ठीक है, उनका नाम बताइए। 59 हु, और इससे पहले आपको पता है ना, बैटल ऑफ प्लासी से पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी एक। पहला नवाब ऑफ बंगाल कौन था बताओ? वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, जो सूर्य नारायण मिश्रा उनका ओरिजिनल नेम था। सूर्य नारायण मिश्रा ओरिजिनल नेम था। सिराजुद्दौला था, वो पोता था अली वर्दी खान का, यानी सिराजुद्दौला के पहले कौन था नवाब? अली वर्दी खान, ठीक है। तो गोल थी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, मैं बता दूं, गोल वॉज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। बाकी ऑटोबायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अनब्रेकेबल मैरी कॉम जी की है, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है, एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्ज़ा की है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, और गोल अ शॉट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इंडिया को पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। और कौन सी हम याद कर सकते हैं? सौरव गांगुली की कौन सी है? सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, और वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। कपिल देव की कौन सी है? स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की। कुट्टी किसकी है, जो अभी आर अश्विन जी ने जो अभी रिलीज़ करी है रिसेंट में ही, ठीक है। तो ये सारी ध्यान रखना है। प्लस आपको बताना है एक संजय मांजरेकर की किताब का नाम बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग डिज़ाइन द इंडिया गेट, तो ये भी आंसर है एडविन लुटियंस, बहुत आसान सा है, ऑप्शन नंबर सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डलहौजी के बारे में पता है ना, 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया था। इसी ने बोला था अवध को इज़ लाइक अ चेरी, जो कि अभी गिरने वाली है ब्रिटिशर्स के मुंह में। डलहौजी के टाइम पे ही वुड्स डिस्पैच आया था, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। 1854 में विडो रीमैरिज एक्ट आया था इसी के टाइम पे, 1856 के में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का इन पूरी हमारी सीरीज़ का, एंड दैट इज़, What was the name of the operation that led to the annexation of the Hyderabad state into India? Operation Sunrise, Unity, Polo या फिर Gateway? तो it is Operation Polo, ऑप्शन नंबर सी। 17 सितंबर 1948, इसीलिए ही 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, गोवा को हमने पोर्चुगीज़ सेलिब्रेट किया था, हैदराबाद को तो यहाँ पे क्या थे, जो प्रिंसली स्टेट था, जो निज़ाम थे, यहाँ से जा नहीं रहे थे, तो सरदार पटेल जिनको कमरे में अंदर बुलाया, बेटा इधर आना जरा। फिर कमरे से बाहर आते ही पता नहीं ऐसा क्या सरदार पटेल ने अंदर किया कि ये बोलता है कि गोवा जो जो ये हमारा हैदराबाद है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। पहले बोला था नहीं नहीं हम अलग हैं हम। गोवा की अगर बात करें, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था यहाँ पे 1960 में, और इसके थ्रू पोर्चुगीज़ के से इनको छिनाया गया था। तो पोर्चुगीज़ वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव इन इंडिया एंड लास्ट वन टू गो, पहले सबसे आए भी थे और सबसे आखिर में गए भी यही लोग थे, ठीक है। चलिए, तो 1961 में जो है पूरी तरह से गोवा लिबरेट हो गया था आपका, है ना। मोनेटाइजेशन आप ऑन क्यों नहीं करते? क्योंकि आप फिर आएंगे, है ना, ऐड आएगा तो मुझे खुद पता है ना, ऐड आता है तो फिर पढ़ाई में, चलो वैसे कुछ एन्जॉयमेंट वाला वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, पढ़ाई में जब आता है ना ऐड तो चिढ़न सी आती है, ठीक है, कि कहाँ से आ गया ये ऐड। तो मैं नहीं चाहता हूँ तो वो तुम्हें चिढ़न हो, ठीक है। खासकर बीच में तो तुम कभी ऐड देखोगे ही नहीं मेरे वीडियोज़ में, क्योंकि बीच में तो और ही ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्ज़ाम के लिए, और मुझे पता है रिव्यू के लिए आप बोलेंगे, है ना, रिव्यू के लिए आप बोलेंगे, लेकिन अभी तो संजय मांजरेकर, अच्छा संजय मांजरेकर की मैंने बताई नहीं, आप लोगों ने भी नहीं बताई क्या? हो सकता है आपने बताई, मैंने देखी ना। इम्परफेक्ट है, ठीक है, इम्परफेक्ट, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमारी होती ख़त्म। वैसे तो ये वो सीरीज़ थी, मतलब कोई ऐसा नहीं था हमारा सीरीज़, मतलब ये सीरीज़ था कि हमारा रिवीजन अपना हमारा जारी रहे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लास्ट में कर लें, मिस आउट ना हो हमसे। हाँ, रिव्यू का यार ये है कि अब मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। करूँगा अभी कुछ टाइम बाद, लेकिन चलो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ आपसे, है ना, और वो मैं कुछ करूँगा अभी कुछ टाइम बाद। सर मेरा कमेंट देख लो लेक्चर से स्टार्टिंग में, युवराज जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और युवराज सिंह की क्या है ऑटोबायोग्राफी, जल्दी से बताइए सभी लोग। 50 आउट ऑफ 60, अच्छा।
सर बुक जल्दी लाइए, जल्दी आने वाली है बुक, जो हैंड रिटन नोट्स की बुक है, जल्दी, बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यस। सर आप साइट से एक अर्निंग करने के लिए चैनल बना लो। कौन सा बना ले आदित्य, बताओ तुम, कौन सा चैनल बना लिया जाए, दोनों लोग मिल के चलाते हैं फिर उसको। 3.0 कब स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर को होगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ सही है। सर कभी कम कभी ज़्यादा आ रहा है स्कोर। हाँ तो कभी कम कभी ज़्यादा आ रहा है, तो देखो कम क्यों आ रहा है, बाकी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सबके साथ होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्या करें? करंट अफेयर्स को अभी यार छोड़ दो, जो पहला दिन पेपर होगा ना तो मैं बताऊंगा आपको करंट अफेयर्स का। टेलीग्राम पे प्लीज़ कनेक्टेड रहना, ठीक है। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना, परमार एसएससी टेलीग्राम पे, क्योंकि मतलब यहाँ पे उतना नहीं, लेकिन मैं आपकी टेलीग्राम पे ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। दीपांशु राव बोल रहे हैं एनालिसिस करवाना है गुरुजी, बाकी हम सब देख लेंगे। दीपांशु भी तुम जानते नहीं हो, ठीक है, चीज़ें अब वही है, मैं कुछ चीज़ें बता नहीं सकता हूँ अभी आपको, है ना। तो टेलीग्राम पे बस इतना ही बोल सकता हूँ, कनेक्ट रहना प्लीज़, है ना। वहीं पे मैं आपको बताऊँगा क्या क्या आपको चीज़ें करके जानी है आगे के लिए, जो आपका पहले दिन का एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे। पॉडकास्ट चैनल शुरू करो, हाँ ये अच्छा आइडिया किसने दिया? बैशाखी पटनायक ने। जब फेस रिवील करेंगे ना तो उसके बाद पॉडकास्ट एक चैनल शुरू करेंगे, चिंता ना करो, है ना। परमार बाबा के नाम से एक चैनल, हाँ तो उसमें क्या करेंगे? परमार बाबा वाले चैनल पे है ज्ञान दिया करेंगे, नहीं ओशो, ओशो वाले ज्ञान दिया करेंगे, संन्यास की तरफ तो में ले जाएंगे, है ना। करंट अफेयर्स तो अभी नहीं करना है, करंट अफेयर्स अभी मत करो, क्योंकि परमार ड्राइंग क्लास है। फिर तो मुझे कमेंट्स ऑफ ही रखने पड़ेंगे सारे वीडियोस में। आज लास्ट क्लास था, यस। ड्राइंग चैनल, व्लॉग चैनल, यार व्लॉग का सोचा तो है करेंगे, लेकिन फेस रिवील तो पहले करें। इंग्लिश भी पढ़ा दो सर, क्यों नहीं। ज़िंदगी में खुशी बढ़ती रहनी चाहिए, आए है बाकी है ना, रील और देख रहा है। देखना बंद कर दो। ज़िंदगी में खुशी बढ़ती रहनी चाहिए, ये हमें पता है कहाँ से आ रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। तुमने डायरेक्टली ओशो को नहीं सुना है, ये तुमने रील देखी है, सही बताना बेटा, बाकी हनमास। रील देखी ना तुमने? बार बार जो स्पैम कर रहे हो। टॉप 30 क्वेश्चन की क्यों हटा दी, बताओ 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 मनदीप कुमार। भाई मुझे कोई शौक तो चढ़ा नहीं हटाने के लिए, अगर हटाया है मैंने तो कुछ कारण होगा, और वही बोल रहा हूँ कि अभी वो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, मान नहीं रहे हैं, तो अब उन कुछ लोगों का मैं नाम तो यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन ठीक है जो भी है। कहाँ गए हनुमा बेटा? दिख नहीं रहा हो। हाँ अभी बोला ना, हाँ सर हम रील्स वाले हैं, हम समझ जाते हैं बेटा तुम्हारे स्टेटमेंट, कहाँ से जो ज्ञान तुम दे रहे हो कहाँ से आ रहा है ज्ञान। पंजाब की जीके। 1 मिलियन पर कुछ धमाका, हाँ धमाका कर देंगे, हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, थैंक यू सभी को।
और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमटीएस एग्ज़ाम। अबे यार ये क्या हुआ, पूरा स्लाइड से सब कुछ उड़ गया यार। सब कुछ स्लाइड से उड़ गया, जो जो सारी चीज़ें लिखी थी सारा कुछ मिट गया यार। अभी कैसा होगा, चलो ठीक है, थैंक यू। देखता हूँ अगर खाना बना रही हैं मम्मी आपके यहाँ, खाना ही बन रहा है अभी, 1 बजे खाना खाते हैं ना। डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है? डिफ्लेशन का मतलब होता है कि चीज़ों के दाम घट रहे हैं, डिसइन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे पहले बढ़ रहे थे, यानी इन्फ्लेशन की दर घट रही है। इन्फ्लेशन है लेकिन उसकी दर घट रही है, उसको डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब चीज़ों के दाम। कंट्रोल जेड से नहीं आया यार, कंट्रोल जेड से नहीं आता है, पता नहीं क्यों। अभी चलो ठीक है, मैं करता हूँ तुरंत, शायद तुरंत हो जाता है, कुछ ऐसा होता है, नहीं तो फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू।